वेलकम टू लिंग्वाल सर्स ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस फ्रेंड्स। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, डिस्कशन नंबर 7 जो एसटी हम लोगों ने अभी मैंने आपको जिसका लिंक नीचे दे रखा है। मैंने सीधे लिंक दे दिया है, आप लिंक को डाउनलोड करके पेपर को कर लीजिए, एनालाइज कर लीजिए और फिर इस डिस्कशन को आराम से बैठ करके समझिए, ठीक, ईच एंड एवरी क्वेश्चन पे ध्यान देते हुए, ठीक है। ये बेसिकली मेनली IBPS PO जो भी हम लोग का आ रहा है अक्टूबर में, उसके लिए मेनली बनाया गया। IBPS PO हो गया, IBPS क्लर्क हो गया, और इसके अलावा फ़ायदा तो सभी को होगा क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, इसमें ऑर्डरिंग ऑफ द सेंटेंस है, पैसेज है, क्लोज टेस्ट है, ठीक, और करेक्शन है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो आपके इंप्रूवमेंट है, फिल इन द ब्लैंक्स है, वो सारी चीज़ें जो आपके एग्जामिनेशन में आती हैं, ठीक। तो आई थिंक टाइम वेस्ट न करते हुए हम लोग सीधे इसको स्टार्ट करते हैं साथियों। और शुरुआत अब देखिए, इसमें पैसे से शुरुआत करना तो खैर सही नहीं होगा, जैसा कि आप खुद ही समझ सकते हैं। तो हम लोग शुरुआत करेंगे इसकी जहाँ से हमको करनी चाहिए थी, यानी सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 21 से 25 एक्चुअली करेक्शन है, वहाँ शुरुआत करते हैं 21 से 25। फिर करेंगे हम लोग 16 to 20 फिल इन द ब्लैंक्स, फिर क्लोज टेस्ट करेंगे, फिर ऑर्डरिंग ऑफ द सेंटेंस करेंगे और लास्ट में जो है वो पैसेज पे आ जाएंगे, ठीक है। तो आइए साथी फटाफट समय बर्बाद न करते हुए क्वेश्चन नंबर 21 लिखा है विद 80% ऑफ द वर्किंग एज पॉपुलेशन, ठीक, यानी वर्किंग एज पॉपुलेशन के 80% के साथ ही, देखिए प्रेपोजिशन से सेंटेंस शुरू हो रहा है, इससे क्लियर है कि सब्जेक्ट वर्ब अभी नहीं आया है, ठीक है। तो ये कह रहा है विद 80% ऑफ द वर्किंग एज पॉपुलेशन, ठीक, यानी वर्किंग एज पॉपुलेशन के 80% के साथ ही, सॉरी आगे लिखा ऑलरेडी एम्प्लॉयड, यानी ये लोग ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही है। लिखा है विद 80% ऑफ द वर्किंग एज पॉपुलेशन ऑलरेडी एम्प्लॉयड, यानी ऑलरेडी का मतलब पहले ही एम्प्लॉयड हो चुकी है, कॉमा देयर हमारा टेम्परेरी सब्जेक्ट हो गया, ठीक। आप लिख सकते हैं साथ में फटाफट, इसीलिए मैंने कहा था ना फोटो कॉपी कर लीजिए ताकि आप लिखते चलेंगे कि सेंटेंस में क्या हो रहा है। देयर हो गया हम लोगों का टेम्परेरी सब्जेक्ट, इज हो गया हम लोग का वर्ब, सिंगुलर में आ रहा है तो क्लियर है आने वाला सब्जेक्ट भी सिंगुलर होगा। ठीक, तो देयर इज लिमिटेड रूम, आगे देखिए, ठीक। हम लोग का कौन सा रूल लगा है, जरा रूल भी लगाते चलते साथियों साथ साथ। देयर वाला रूल क्या होता है, देयर यहां लिखा है देयर इज लिटिल रूम, ठीक। लिटिल रूम ये पूरा एक फ्रेज हो गया, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये फ्रेज भी है और ग्रामर भी। पहले ग्रामर देख लेते हैं, ठीक। देयर हो गया हम लोग का, ठीक है, देयर हो गया हम लोग का टेम्परेरी सब्जेक्ट, ठीक। अलग अलग नाम होते हैं इसके। ये हो गया हमारा सिंगुलर वर्ब, और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि देयर टेम्परेरी सब्जेक्ट होता है, फिर सिंगुलर वर्ब आ गया, यानी क्लियर है कि मेन सब्जेक्ट जो है वो इसमें इसके बाद में आ रहा होगा। तो देखते हैं वो सब्जेक्ट कौन है, ये है वो हम लोग का मेन सब्जेक्ट, और ये भी सिंगुलर में है क्योंकि ये सिंगुलर वर्ब है, तो ये इस के हिसाब से चलता है, न कि देयर के हिसाब से, ठीक है ना। क्यों देयर के हिसाब से नहीं बल्कि, ठीक। लिटिल हम लोग का एडजेक्टिव है जो इस नाउन से पहले आके इसके बारे में कुछ बता रहा है। लिटिल के बाद में हमेशा सिंगुलर नाउन आता है, ये क्लियर याद रखिएगा, लिटिल प्लस सिंगुलर नाउन, ठीक है। इस बारे में कोई डाउट नहीं होना चाहिए साथियों, ठीक है। तो देयर इज लिटिल रूम, ठीक, फॉर, अब ये पूरा फ्रेज हो जाता है लिटिल रूम फॉर। लिटिल रूम का मतलब है बहुत कम, बहुत छोटा कमरा है, फॉर के लिए, यानी किसी काम के लिए स्कोप बहुत कम है। देयर इज लिटिल रूम फॉर यानी वेरी लेस स्कोप, इस पूरे का मतलब हो गया। साथियों जरा फटाफट नोट करना, और नोट ना भी करो तो बाद में इसको रिवाइंड करके एक बार जरूर देख लेना, क्योंकि आपके लिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैं बताने वाला हूँ, ठीक। तो इसमें लिखा है देयर इज लिटिल रूम, ना के बराबर स्कोप है, फॉर एम्प्लॉयमेंट, ठीक, ग्रोथ, ठीक, यानी एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ के लिए, यानी क्या बोलते हैं, रोजगार में वृद्धि के लिए, ग्रोथ के लिए जो स्कोप है वो बहुत कम है, यानी इसके लिए जगह बहुत छोटी है, यानी ज़्यादा स्कोप नहीं है, लेस स्कोप, ठीक।
वेरी लेस। और आगे लिखा है टू कंट्रीब्यूट, ठीक, इन्फिनेटिव आ गया, टू कंट्रीब्यूट यानी कंट्रीब्यूट करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ, टू कंट्रीब्यूट स्ट्रॉन्ग, समझ नहीं आया, टू कंट्रीब्यूट हो गया हमारा इन्फिनेटिव और स्ट्रॉन्ग हो गया हमारा एडजेक्टिव। उस स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव होता है, उस स्ट्रॉन्ग से पहले इन्फिनेटिव आ रहा है, वर्ब आ रहा है, और उस स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव के बाद में प्रपोजिशन अबाउट आ गया है, तो क्लियर है ना उसके पहले और ना उसके बाद में कोई नाउन आ रहा है, ठीक। तो क्या हम इसको, उसके पहले एक वर्ब जरूर आ रहा है, तो क्या उसको हम एडवर्ब में चेंज करके देखें, टू कंट्रीब्यूट स्ट्रांगली अबाउट, अबाउट भी कुछ गड़बड़ लग रहा है, टू कंट्रीब्यूट स्ट्रांगली यानी मजबूती के साथ योगदान दे, हो सकता है। अबाउट इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक, किसके बारे में योगदान दे, ठीक, कंट्रीब्यूट स्ट्रांगली, वैसे कंट्रीब्यूट के साथ में जनरली टू लगता है, कंट्रीब्यूट टू समथिंग, टू या टूवर्ड्स, क्योंकि हम किसी चीज की ओर या किसी चीज की ओर यानी में जो है कंट्रीब्यूट करते हैं। इन भी आ सकता है, लेकिन टू टूवर्ड्स ज़्यादा चलता है। तो मुझे लगता है यहाँ पे एक नहीं बल्कि दो गलतियां हैं। टू स्ट्रांगली, स्ट्रॉन्ग का स्ट्रांगली हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा, क्योंकि उसके अगल बगल वर्ब है और प्रेपोजिशन है, तो वहाँ एडजेक्टिव का कोई स्कोप नहीं है। वर्ब को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एडवर्ब जरूर काम हो सकता है। कंट्रीब्यूट स्ट्रांगली, मजबूती के साथ योगदान दें। अबाउट यानी इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज या टू टूवर्ड्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन द फ्यूचर, ठीक, आर्थिक गतिविधि, भविष्य में होने वाली आर्थिक गतिविधियों की तरफ योगदान दे। पूरे सेंटेंस की मैं एक बार हिंदी कर देता हूँ साथियों आपके लिए, ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छी तरह से। ये देखिए जल्दी से देख लेते हैं। ये कह रहा है विद, ठीक, ये कह रहा है विद 80% ऑफ द वर्किंग एज पॉपुलेशन ऑलरेडी एम्प्लॉयड, यानी 80% पॉपुलेशन, वर्किंग पॉपुलेशन के ऑलरेडी एम्प्लॉयड होने के साथ ही, विद के साथ ही सब्जेक्ट ये आया, देयर इज लिटिल रूम फॉर, बहुत कम स्कोप रह गया है फॉर के लिए। फॉर किस चीज़ के लिए भाई? फॉर एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ, यानी जब ऑलरेडी लोग एम्प्लॉयड हैं 80%, तो बाकी लोगों को रोजगार देने का स्कोप बहुत कम हो गया है। टू कंट्रीब्यूट स्ट्रांगली, कि वो अपना मजबूत योगदान दे सकें टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन द फ्यूचर, कि भविष्य में होने वाली आर्थिक गतिविधियों की ओर या में वो अपना योगदान दे सके। इसका स्कोप बहुत सीमित हो गया, क्योंकि 80% ऑलरेडी लोग एम्प्लॉयड हैं, केवल 20% ही बचे हैं, ठीक, तो वो बहुत कम हो गए। ठीक है, चलिए अब ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते, 22 पे आ जाते हैं साथियों। और द ग्लोबल इकोनॉमी स्लेव्ड बाय, अब देखिए ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है या क्या है, मैं उस चीज़ में मैं इसको अपने तरीके से बताता हूँ आपको। देखिए फटाफट मैं समझा देता हूँ आपको एक शॉर्टकट में, ठीक, यहाँ पे क्या हो रहा है। और वैसे लॉन्ग कट में तो भाई फिर इसको एक लंबा पूरा क्लास लेना पड़ेगा, यहाँ पे भी, ऑनलाइन में भी, और ऑफलाइन में तो मैं इसको डिटेल में एक क्लास में बताता हूँ, आपको बताइए होगा। लिखा है, मैं इसी क्वेश्चन से आपको समझा देता हूँ। द ग्लोबल इकोनॉमी स्लेव्ड बाय, स्लेव्ड बाय स्टैग्नेशन। स्टैग्नेशन का मतलब आता है ठहराव, ठीक, स्टैग्नेशन का मतलब हो गया ठहराव, यानी स्टॉपेज, रुक गया है सब कुछ, स्टॉप, हॉल्ट, आप हॉल्ट कह सकते हैं। हॉल्ट का मतलब है सब गतिविधियों को पॉज कर दिया गया है, ठीक। द ग्लोबल इकोनॉमी स्लेव्ड बाय, बाय लग गया है, बाय प्लस ऑब्जेक्ट आ गया, यानी क्लियर है कि ये सेंटेंस चला गया है किसमें? पैसिव में। पैसिव में है तो ये है हमारा, पैसिव में वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म आता है, ठीक, और पैसिव बगैर हेल्पिंग वर्ब के बन ही नहीं सकता है। तो इसका ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, द हो गया हमारा आर्टिकल साथियों, ग्लोबल हो गया हमारा एडजेक्टिव, इसके लास्ट में एल आ रहा है तो ये एडजेक्टिव हो गया, और इकोनॉमी हमारा है सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट आ गया और सीधे V3 आ गया, ठीक। अब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलिए या जो भी बोलिए, मैं आपको पूरा कॉन्सेप्चुअली बताऊंगा कि क्या हो रहा है शॉर्ट में, ठीक, टाइम नहीं है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? द ग्लोबल इकोनॉमी, अरे भैया इसका हेल्पिंग वर्ब कहाँ गया, ठीक, और सीधे बाय आ गया, ठीक। तो ये होना चाहिए, क्या होना चाहिए इस पे? यहाँ पे आना चाहिए था इज या वॉज। द ग्लोबल इकोनॉमी, ठीक, इज वॉज स्लेव्ड बाय स्टैग्नेशन,
ग्लोबल इकोनॉमी इज स्लेव्ड बाय, ग्लोबल इकोनॉमी स्लेव की गई है, ठीक, गुलाम बनाई गई है बाय स्टैग्नेशन, ठहराव के द्वारा इसको गुलाम बनाया गया है, ठीक। ये इज नहीं आ रहा है, तो क्या ये गलत है, इसको हम लोग चेक करते हैं। आइए आगे देखते हैं। तो द ग्लोबल इकोनॉमी स्लेव्ड बाय स्टैग्नेशन इन यूरोप एंड जापान, यूरोप एंड जापान में, कॉमा, इज बीइंग फर्दर हैम्पर्ड, लो ग्लोबल उसको मैंने छोड़ दिया, इज बीइंग फर्दर हमारा एडवर्ब हो गया, हैम्पर्ड, लो एक और पैसिव, डबल पैसिव है साथियों, डबल पैसिव, इज HV1, बीइंग HV2 पैसिव बनाने के लिए यूज किया जाता है, और ये आ गया हमारा V3, को कमजोर किया जा रहा है, को रोका जा रहा है, यानी यहां पे इस सब्जेक्ट से, अब मैं सब्जेक्ट प्लस डबल वर्ब वाला रूल तो आपको नहीं बता रहा हूं, लेकिन ये क्लियर है कि यहां पे ग्लोबल इकोनॉमी के लिए एक सब्जेक्ट ये एक वर्ब ये चल रहा है, स्लेव्ड बाय स्टैग्नेशन, जो स्टैग्नेशन की गुलाम बन गई है, और फिर लिखा है इज बीइंग फर्दर हैम्पर्ड, इसको और हैम्पर किया जा रहा है, इसको और भी रोका जा रहा है, यानी इस ग्लोबल इकोनॉमी सब्जेक्ट के लिए हमारे पास में डबल वर्ब चल रहे हैं, ठीक। पहला इज स्लेव्ड और दूसरा इज बीइंग फर्दर हैम्पर्ड, डबल वर्ब चल रहे हैं, ठीक। तो हमारा रूल भैया आता है कि सब्जेक्ट के साथ अगर, ठीक, सब्जेक्ट के साथ अगर डबल वर्ब आ रहे हैं तो क्लियर है ये दो अलग अलग सेंटेंस है, यानी हमको एक कनेक्टर भी चाहिए यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे विच लगा दें तो ये दो सेंटेंस को जोड़ देगा, द ग्लोबल इकोनॉमी, देखिएगा विच, इसको पलट के रिवाइंड करके फिर देखिएगा, मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगा। द ग्लोब क्लास में मैं पूरा 1 घंटे में, आधे घंटे में समझाते हैं इसको, ठीक, तब वो पूरा समझ में आता है, इसके कई अलग अलग पहलू हैं। द ग्लोबल इकोनॉमी विच इज स्लेव्ड बाय स्टैग्नेशन, अब देखिएगा ये विच रिलेटिव प्रोनाउन है जो दो सेंटेंस को लिंक कर रहा है, एक ये और एक ये। द ग्लोबल इकोनॉमी, वह ग्लोबल इकोनॉमी जो स्लेव की गई है स्टैग्नेशन के द्वारा, जो ठहराव के द्वारा अपनी गुलाम बना दी गई है, वही ग्लोबल इकोनॉमी इज बीइंग फर्दर हैम्पर्ड, उसी ग्लोबल इकोनॉमी को और ज्यादा रोका जा रहा है। तो अब ग्रामर के हिसाब से देखिए, कायदे में होना चाहिए विच रिलेटिव प्रोनाउन और इज हमारा, ये हो गया हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है, आप लिख सकते हैं, और ये हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, ठीक। और इसी को मैंने जो अपना जो मेरा रूल है, ठीक, जैसे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया जो सीधे VING से या V3 से शुरू हो सकता है, लेकिन मैंने इसको आपको समझाने के लिए नाम दिया है कि ये शॉर्टकट ऑफ पैसिव, ये पैसिव है हमारा, ठीक, इज स्लेव्ड, और ये शॉर्टकट लगा दिया गया है। इस शॉर्टकट में हम लोग क्या करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन और हेल्पिंग वर्ब को हटा के सीधे नाउन और V3 को आपस में चिपका देते हैं। ये बन गया, देखिए सब्जेक्ट नाउन ही होता है, ये नाउन प्लस V3 चिपके हुए आपको, जुड़े हुए अगर आपको मिल जाए तो समझ लीजिए वो शॉर्टकट ऑफ पैसिव है। और कौन कौन से दो वर्ड गायब कर दिए गए हैं, एक रिलेटिव प्रोनाउन और एक कनेक्टर और एक हेल्पिंग वर्ब, ताकि सेंटेंस को छोटा किया जा सके। क्यों छोटा किया जा सके, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन लगा है तो क्लियर है हमारे पास में एक नहीं बल्कि दो सेंटेंस है, और दो सेंटेंस थे भी, देखिए इज स्लेव्ड और इज बीइंग फर्दर हैम्पर्ड। दो सेंटेंस से छोटा करने के लिए रिलेटिव प्रोनाउन और हेल्पिंग वर्ब को हटा के नाउन और V3 को आपस में जोड़ दिया गया है। इससे ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा, ठीक है। और बाकी जो मेरे ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स हैं, ठीक, उनको ये रूल अच्छी तरह से पता है, और जो अभी मेरे नए इस ऑनलाइन परिवार में जो छात्र जुड़े हैं, साथियों हिम्मत मत हारना, ठीक, आप जो मैंने अभी बोला है इसको फिर से रिवाइंड करके देखो, और दोबारा फिर कभी आएगा तो फिर इसको बताता रहूँगा, मैं हर बार बताऊँगा, ठीक। आप कोई अलग नहीं है, सभी मेरे स्टूडेंट्स हैं, सभी मेरे परिवार का हिस्सा हैं, ठीक। तो खैर देख लेते हैं, द ग्लोबल इकोनॉमी विच इज स्लेव्ड, है ना, इसको यूँ लिखो जल्दी समझ में आ जाएगा, विच इज स्लेव्ड बाय स्टैग्नेशन इन यूरोप एंड जापान, जो जापान और यूरोप में ठहराव की गुलाम बना दी गई है, और फिर उसी इकोनॉमी के लिए लिखा है इज बीइंग फर्दर हैम्पर्ड, इसको और नुकसान पहुंचाया गया है बाय, देखिए फिर आ गया ना, बाय इंग्लैंड्स डेसिलरेटिंग, एक्सेलरेट, आप एक्सेलरेटर लगाते हैं तो क्या करते हैं, तेजी से गाड़ी आती है, और डेसिलरेट का मतलब स्लोइंग, डेसिलरेट का मतलब स्लोइंग, ठीक, एक्सेलरेट यानी तेजी, सेल ये वही सेल है, एनर्जी, एक्सेलरेट, एक्सेलरेट और इसका उल्टा डेसिलरेट। एक्सेलरेट का मतलब हो गया तेजी,
क्विकनेस, और इसका मतलब हो गया स्लोनेस। स्लो देखने में आपको भले ही ठीक ना लगे, लेकिन सेंस यही है, धीमापन, तेजी और धीमापन, ठीक है, एक दूसरे के एंटोनिम्स बन रहे हैं साथियों ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो इतनी बात समझ में आ गई। और दूसरी बात क्या है, देखिए क्योंकि ये रिलेटिव प्रोनाउन लगा है, इसी इकोनॉमी सब्जेक्ट की बात हो रही है, ठीक, और पहले वाला सेंटेंस नेगेटिव है, यानी ये जो रिलेटिव सब्जेक्ट के बाद में जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है ये डबल प्लस या डबल माइनस सेंटेंस को ही लिंक करता है। क्यों? क्योंकि क्लियर है, अगर इस इकोनॉमी के बारे में पहला वाला सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो दूसरा सेंटेंस भी पॉजिटिव ही होगा, और अगर पहला ही नेगेटिव होगा तो दूसरा भी नेगेटिव हो जाएगा। देखिए डबल नेगेटिव हो गया, स्लेव्ड, और यहाँ पे हैम्पर्ड। बस भैया इससे ज़्यादा समझ नहीं दूंगा वरना बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक। चलिए, बैंकिंग का पेपर है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो होता ही है। तो द ग्लोबल इकोनॉमी स्लेव्ड बाय स्टैग्नेशन इज बीइंग फर्दर हैम्पर्ड, इसको और नुकसान पहुंचाया जा, रोका जा रहा है। हैम्पर का मतलब बाधा डालना, इसमें और ज़्यादा बाधा डाली जा रही है बाय इंग्लैंड्स डेसिलरेटिंग ग्रोथ, गिरती हुई ग्रोथ से इसमें और बाधा पड़ती चली जा रही है, यानी इकोनॉमी और स्लो होती चली जा रही है। तो भैया सेंटेंस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले वाला जो उसमें लिखा है वन कि भाई ये दोनों वर्ड हमने गायब कर दिए, तो ग्रामर कहती है ये बिल्कुल वैलिड है, बिल्कुल सही है क्वेश्चन को छोटा करने के लिए, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 23 पे आए थे साथियों, और देखते हैं इस बार क्या हो रहा है। द कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ, देश की जो आर्थिक प्रगति है, कुड बी फेड, हो अगर ये फेड वही वाला है, कम करने वाला फेड, तो भी भैया फेड फेडेड फेडेड होता है, ठीक है। इसको तो मिटा दो सब। अब देखिए साथियों क्या हो रहा है यहाँ पे, ध्यान देना जल्दी से, शॉर्ट में क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम लग गया, ध्यान देना, इसको समझना हो। जो मैंने बता दिया ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें बताई थी, आप इसको रिवाइंड करके, मतलब रिवाइंड करके क्या मतलब दोबारा से इसको ज़रूर देख लीजिएगा, तो आपको काफ़ी कुछ चीज़ें, कॉन्सेप्ट्स ऐसी क्लियर हो जाएंगे। और कभी ऑफलाइन अगर आना चाहें, ठीक, हमारा जब ऑफलाइन शुरू होगा, ठीक, जब भी सरकार के आदेश आ जाएंगे तो शुरू कर देंगे हम उसको, तब हमारे क्लासेस में या एसटीज़ में ये बार बार आएगा, तो आप अच्छी तरह से इसको सीख जाएंगे, ठीक। फिलहाल यहाँ पे जो लिखा है उस पर ध्यान देता हूँ साथियों, में लिखा है द कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ कुड बी फेड, ओहो, ये देखिए पूरा नहीं लिख रहा हूँ मैं, कुड बी फेड, बस आंसर लिख रहा हूँ, ठीक। कुड के बाद में बी लग गया, कुड के बाद में बी लग गया, कुड के बाद में पहली बात तो V1 आता है, ये V1 है, और कुड बी, कुड के बाद में बी लग जाता है, तो क्लियर है कि सेंटेंस पैसिव में कन्वर्ट होने वाला है। तो कुड बी के बाद में ये अगर पैसिव बनेगा तो ये वर्ड का थर्ड फॉर्म होना चाहिए, और फेड का सेकेंड और थर्ड फॉर्म कैसे बनता है, फेडेड से बनता है, ठीक। अब ये पैसिव होगा या नहीं होगा वो हम लोग देख लेते हैं। ये तो लिखा है द कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ कुड बी फेडेड ड्रामेटिकली, यानी फेड हो सकती, फेड का मतलब है रंग उड़ जाना, इसका रंग उड़ सकता है, ठीक, ड्रामेटिकली, बहुत बहुत ज़बरदस्त तरीके से, नाटकीय तरीके से इसका रंग उड़ सकता है। इन द ईयर्स टू कम आना, ईयर्स वर्ष, इन का मतलब में, आने वाले वर्षों में, ठीक, इसका रंग उड़ सकता है। देखिए भैया, ओविंग टू के कारण, ठीक, के कारण, ओविंग टू, ड्यू टू, बिकॉज ऑफ, क्या करते हैं ये तीनों कनेक्टर्स, ठीक, इनको हमने कनेक्टर नाम दिया है मैंने, ठीक। टेक्निकली बहुत सारे नाम, कुछ इसमें प्रेपोजिशनल फ्रेजेस हैं या कुछ है, जो भी है, हमारी अपनी लैंग्वेज है, कनेक्टर्स हैं ये, दो सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं, दोनों सेंटेंस या तो प्लस होंगे या दोनों सेंटेंस माइनस होंगे, दोनों सेंटेंस पॉजिटिव होंगे या दोनों सेंटेंस नेगेटिव होंगे साथियों। ठीक है, दोनों सेंटेंस पॉजिटिव होंगे या दोनों सेंटेंस नेगेटिव होंगे। आइए देख लेते हैं। देखिए, ओविंग टू के आगे लिखा है एन एजिंग पॉपुलेशन, एजिंग पॉपुलेशन को अंडरलाइन कर दो, बढ़ती हुई उम्र वाली जनसंख्या, पॉजिटिव नहीं बल्कि नेगेटिव, माइनस लगा दो उसके नीचे।
अगर ओविंग टू के बाद में नेगेटिव स्टेटमेंट लिखा है तो उसके पहले जो स्टेटमेंट है वो भी नेगेटिव ही होना चाहिए। आंसर तो हम निकाल चुके हैं, आंसर तो हमारा 2 नंबर निकल चुका है, कुड बी फेड की बजाय फेडेड होना चाहिए। ठीक, अब जरा सेंटेंस पढ़ लेते हैं। द कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ कुड बी फेडेड, देश की इकोनॉमिक ग्रोथ का रंग उड़ सकता है, कुड बी का रंग उड़ाया जा सकता है या इसको फेड किया जा सकता है। ठीक, ड्रामेटिकली नाटकीय तरीके से इसका रंग उड़ाया जा सकता है इन द ईयर्स टू कम, फ्यूचर भविष्य में आने वाले वर्षों में, ड्यू टू एन ओविंग टू एन एजिंग पॉपुलेशन, क्योंकि जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है जिसकी वजह से हो सकता है कि इस जनसंख्या इस इकोनॉमी का रंग जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ का रंग उड़ जाए या ये थोड़ी सी फेड हो जाए, धीमी पड़ जाए, सुस्त पड़ जाए। तो भाई साहब फेडेड के नीचे माइनस लगा देंगे। ठीक, ये फेडेड नेगेटिव वर्ड है और लास्ट में लिखा है एजिंग पॉपुलेशन, एजिंग वर्ड भी नेगेटिव है, तो डबल नेगेटिव आ गया है, ड्यू टू यही काम करता ही है। ठीक, ड्यू टू ओविंग टू। 24 द कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ, देखिए फिर कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ की बात हो रही है। द कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ विल लार्जली बी स्टेबल। ठीक, विल बी स्टेबल, विल हेल्पिंग वर्ब है, बी मेन वर्ब है और स्टेबल एडजेक्टिव है। जल्दी लिख रहा हूं। ठीक, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब और ये हो गया हमारा मेन वर्ब, क्योंकि स्टेबल में एबल लगा है तो क्लियर है कि ये एडजेक्टिव है। ठीक, और ये आ गया हमारा एडवर्ब। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में क्या आता है? एडवर्ब। ठीक, लार्जली LY। ठीक, तो द कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ विल लार्जली बी स्टेबल, जो देश की आर्थिक प्रगति है वो मुख्य रूप से, लार्जली का मतलब है मुख्य रूप से, स्टेबल होगी, स्थिर रहेगी इन द थर्ड क्वार्टर, तीसरी तिमाही में। ठीक, इन द थर्ड क्वार्टर एज बिकॉज वाला एज, उसके नीचे बिकॉज लिख दो, क्योंकि। ठीक, बिकॉज द इम्पैक्ट ऑफ अ स्टॉक मार्केट प्लंज, प्लंज का मतलब डिक्रीज, गिरावट। ठीक, गोता लगा देना। क्योंकि द इम्पैक्ट, इम्पैक्ट का मतलब प्रभाव, इफेक्ट, EFFECT, क्योंकि द इम्पैक्ट ऑफ अ स्टॉक मार्केट प्लंज, स्टॉक मार्केट के प्लंज होने का जो असर है, इज बीन, ओहो भाई साहब जल्दबाजी में देखिए, ये तो बी के ही फॉर्म होते हैं, इज MR वॉज वर। ठीक है, इनके साथ में बीन या बी और तीसरा बीइंग। देखिए कौन सा आ सकता है और कौन सा नहीं आ सकता है, अभी देखते हैं साथियों। ठीक, ये आ रहे हैं तो इनके बाद में बी नहीं आ सकता है, बी नहीं आ सकता है, बीइंग ING आ सकता है, क्योंकि इज MR वॉज वर्ब के बाद में V4 VING आता है। ठीक, तो इनके बाद में याद रखिएगा, इज MR वॉज वर्ब प्लस बीन नॉट पॉसिबल, प्लस बी, ठीक, नॉट पॉसिबल। ठीक, और वॉज बीइंग ये हो सकता है। तो यानी क्लियर है कि यहाँ पे गलती नंबर 4 में हो गई है। इज बीन लेसन्ड नहीं है, इज बीइंग लेसन्ड, कम की जा रही है, अगर ये हो सकता है। चेक कर लेते हैं, आइए तो बीन के बजाय उसको बीइंग करके चेक कर लेते हैं। द कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ विल लार्जली बी स्टेबल इन द थर्ड क्वार्टर, देश की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो तीसरे क्वार्टर में स्टेबल हो जाएगी, यानी स्थिर हो जाएगी। एज, क्योंकि, पॉजिटिव स्टेटमेंट भाई साहब, एज क्या करेगा, एज क्योंकि वाला क्या करेगा, एज, बिकॉज। ठीक है, क्योंकि क्या करता है, ये कनेक्टर है, कंजंक्शन है, मैं कनेक्टर लिख रहा हूँ क्योंकि कुछ कनेक्टर होते हैं, कुछ कंजंक्शन होते हैं, कुछ उसकी तरह कार्य करते हैं, लेकिन काम सबका जोड़ने का है। डबल प्लस या डबल माइनस, इसकी दोनों तरफ, यानी ये दो पॉजिटिव, डबल पॉजिटिव या डबल नेगेटिव सेंटेंस को लिंक करता है। ठीक, आइए देख लेते हैं। तो द कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ विल लार्जली बी स्टेबल, स्टेबल के नीचे प्लस लगा देंगे। देश की जो आर्थिक ग्रोथ है वो मुख्य रूप से स्टेबल होगी तीसरे क्वार्टर में, तीसरी तिमाही में, क्योंकि, तो दूसरा स्टेटमेंट भी पॉजिटिव ही होना चाहिए, क्योंकि द इम्पैक्ट ऑफ अ स्टॉक मार्केट प्लंज, क्योंकि स्टॉक मार्केट की गिरावट का जो असर है, इज बीइंग लेसन्ड, वो
कम किया जा रहा है। अगर गिरावट को कम किया जा रहा है, इसका मतलब बढ़ोतरी हो रही है। स्टेटमेंट पॉजिटिव हो गया, डबल नेगेटिव आ गया। ठीक, डबल नेगेटिव क्या आ गया साथियों? प्लंज को कम कर रहे हैं, गिरावट को कम कर रहे हैं, यानी बढ़ा रहे हैं। ठीक, तो सेंटेंस पॉजिटिव हो गया। हमारा आंसर आ गया, आंसर नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 25। अ मेजर कंपोनेंट, देखिए फिर सपोर्टिंग आया, देखिए डबल वर्ब आएगा, फिर देखिए वही रूल रिपीट हुआ है। अ मेजर कंपोनेंट हमारा सब्जेक्ट है, सपोर्टिंग द नेशंस। ठीक, कहाँ गया वो सेंटेंस, वो निकल गया, उसको देख लीजिएगा। फिर VING आ गया, फिर हेल्पिंग रिलेटिव प्रोनाउन और हेल्पिंग वर्ब डाल दो मेरे लाल। अ मेजर कंपोनेंट विच इज, ऊपर लिख दो उसके, विच इज सपोर्टिंग। लेकिन वो तभी वैलिड माना जाएगा जब हमारे पास में दो स्टेटमेंट हो, दूसरा स्टेटमेंट भी हो, उस पर भी ठीक वर्ब और ऑब्जेक्ट चलेगा। तो अ मेजर कंपोनेंट विच इज सपोर्टिंग द नेशंस रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ हैज बीन ग्रोथ ऑफ इंपोर्ट्स। आगे देखिए, हैज बीन के नीचे लिखो वर्ब नंबर 2। ठीक, सब्जेक्ट के तुरंत बाद में VING का आने का मतलब है हमारे पास में डबल वर्ब रूल चल रहा है। ठीक, और रिलेटिव प्रोनाउन के द्वारा सेंटेंस को लिंक किया गया है। अब मेजर कंपोनेंट विच, ये विच के बाद में एक वर्ब आएगा, विच के तुरंत बाद में, डिटेल में नहीं बता सकता हूँ अभी, ST चल रहा है, और दूसरा आएगा पहले सेंटेंस के समाप्त होने के बाद। तो ये होना चाहिए था अ मेजर कंपोनेंट विच इज सपोर्टिंग द नेशंस इकोनॉमिक रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। एक मुख्य कंपोनेंट विच जो सपोर्ट कर रहा है, किसका भाई? द नेशंस रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, जो देश की तेज आर्थिक प्रगति को सपोर्ट कर रहा है, हैज बीन। फिर यही कहानी, ये इज बीन था, इस बार आ गया है हैज बीन। इसके बाद में अगर V3 आएगा तो ये पैसिव बन जाएगा, लेकिन वहां उसके बाद में कोई V3 नहीं आया, इसका मतलब हैज है हमारा हेल्पिंग वर्ब और बीन है हमारा मेन वर्ब। इज MR के बाद में तो बीन नहीं आ सकता भैया, लेकिन हैज हैव हैड के बाद में बीन भी आ सकता है। बीन के बाद में V3 आके पैसिव बन सकता है, या सिर्फ बीन आ सकता है। हैज बीन हो चुका है, क्या हो चुका है? हैज बीन ग्रोथ ऑफ इंपोर्ट्स, वो ग्रोथ ऑफ इंपोर्ट्स हो चुकी है। अब साथियों जरा देखो, मैंने भी क्या बताया था कि जब रिलेटिव प्रोनाउन दो सेंटेंस को लिंक करता है सब्जेक्ट के तुरंत बाद में, तो डबल प्लस या डबल माइनस का रूल चलता है। जल्दी से चेक कर लो उसको, तो आगे बढ़े। ठीक, टाइम काफ़ी हो गया लगभग, अरे बाप रे 27 मिनट। पहला पॉजिटिव है सपोर्टिंग, और दूसरा ग्रोथ ऑफ इंपोर्ट्स। ठीक, डबल प्लस चल रहे हैं। मीनिंग क्या निकाला जल्दी बताया तो, अ मेजर कंपोनेंट सपोर्टिंग द नेशंस इकोनॉमिक रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। देश की तेज आर्थिक ग्रोथ को सपोर्ट करने का जो मेजर कंपोनेंट है, जो मुख्य तत्व है, वो क्या है? हैज बीन। वो हो चुका है, क्या हो चुका है? ग्रोथ ऑफ एक्सपोर्ट्स। वो हो चुका है, वो ग्रोथ ऑफ एक्सपोर्ट्स बन चुका है। यानी ग्रोथ ऑफ एक्सपोर्ट्स में तेजी की वजह से ही हमारी आर्थिक ग्रोथ इतनी तेजी से हो रही है। आइए फिल इन द ब्लैंक्स पे हम लोग आ जाते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 16 से 20, काफ़ी टाइम लग गया देखिए इसमें। पहले चलिए यही कर लेते हैं, लाइन से ही चलते हैं। गेस्ट्स, अतिथि, शुड लुक, शुड का मतलब चाहिए, लुक का मतलब देखना। अतिथि को देखना चाहिए, लुक फॉरवर्ड टू। ओह बहुत बढ़िया, लुक का मतलब है, लुक हो गया हमारा वर्ब, फॉरवर्ड हो गया हमारा ठीक एडवर्ब के रूप में आ रहा है यहाँ पे, और टू ये पूरा फ्रेज ही होता है, आपको पता ही होगा। लुक फॉरवर्ड टू, किसी का इंतजार, वेट, होने वाली घटना का इंतजार करना, आगे की ओर देखना है ना। लुक फॉरवर्ड टू, इंतजार कर रहे हैं। देखिए साहब किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, आगे पढ़ लो। गेस्ट शुड लुक फॉरवर्ड टू द न्यू इंटरनेशनल आर्टिस्ट्स। गेस्ट को इंतजार करना चाहिए नए आर्टिस्टों का। न्यू इंटरनेशनल आर्टिस्ट को नए आर्टिस्टों का इंतजार करना चाहिए। हु, जो, रिलेटिव प्रोनाउन आरपी लिखो, आरपी, हु आर डैश टू परफॉर्म दिस विंटर, जो इस विंटर में परफॉर्म करना है। आर का आर टू पर, परफॉर्म का मतलब इन्फिनिटिव हो गया। ठीक,
देखते साहब बीच में क्या आ जाएगा। पहला, लुक फॉरवर्ड टू द न्यू इंटरनेशनल आर्टिस्ट हु आर शेड्यूल्ड टू परफॉर्म। बहुत बढ़िया, आर शेड्यूल्ड, पैसिव में जाना, हु आर शेड्यूल्ड, जिनको निर्धारित किया गया है, जिनका शेड्यूल बनाया गया है, हो सकता है वह हमारा आंसर संभव है। देखिए साहब, अहेड के साथ में ऑफ लगता है, लुक फॉरवर्ड के साथ में टू लगेगा। लिख लेता हूं यहां पे सब जो जो चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण है। अहेड के साथ में हमेशा क्या लगता है, ऑफ। ये तो पहली कट गया, वहां टू लगा हुआ है, ठीक। तो 2 नंबर कट गया साथियों। और शुड लुक केयरफुली, उसने उसको एडवर्ब में चेंज कर दिया, हो सकता है। और शुड लुक ईगरली, व्याकुल होकर के, आतुर होकर इंतजार करें। अच्छा, और 5वां, शुड लुक क्लोजर टू। देखो भैया, क्लोजर के नीचे लिखो कंपैरेटिव, तो अगर क्लोजर लिख रहे हो तो कंपेयर कर रहे हो तो फिर देन लगना चाहिए। क्लोजर तो 2 चीज़ों को कंपेयर करता है, यहाँ किसी प्रकार का कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है। तो भैया हमारे 2 आंसर कट गए। नंबर 2 अहेड के साथ में ऑफ लगता है, और नंबर 5। अब देखते हैं साहब, अब 3 नंबर पढ़ लेते हैं एक बार। गेस्ट शुड लुक केयरफुली टू द, ठीक, न्यू इंटरनेशनल आर्टिस्ट। नए इंटरनेशनल आर्टिस्ट की ओर सावधानी पूर्वक देखना चाहिए। देखिए, आर्टिस्ट वर्ड को अंडरलाइन कर दो भाई। किसी आप आर्टिस्ट को देखने जाते हो, किसी आप आर्टिस्ट का परफॉर्मेंस देखने जाते हैं, तो क्या आप उसको केयरफुली देखते हो, ठीक, मतलब सावधानी पूर्वक देखते हो, या थॉरोली, बहुत डीपली देखते हो? गहराई से देख सकते हो, लेकिन सावधानी की, आर्टिस्ट के लिए सावधानी की, आप अमिताभ बच्चन जी की या क्या बोलते हैं, किसी एक्टर की कोई फिल्म देखने जाते तो आप सावधानी पूर्वक जाते हैं या ध्यान से देखने जाते हैं? कट गया ना। तो इसलिए केयरफुली वर्ड जो है आर्टिस्ट के लिए आने का कोई सेंस नहीं था साथियों। 2 कट गया, 4 कट गया, 5 कट गया, 3 कहता है गेस्ट शुड लुक ईगरली, हो सकता है व्याकुलता के साथ देखना चाहते हो आप। नई फिल्म आई है कोई, ठीक, कोई नई फिल्म आई है किसी आर्टिस्ट की, ठीक है, जैसे विक्की कौशल की कोई नई फिल्म आ गई है, या कोई और जो आपको पसंद हो, ऋतिक रोशन की कोई नई, टाइगर श्रॉफ की नई फिल्म आ गई है, ठीक। तो लुक ईगरली, तो आप उसका ईगरली, आप उसकी व्याकुलता के साथ, उसके जो फैंस हैं वो व्याकुलता के साथ इंतजार करते हैं। टू द न्यू इंटरनेशनल आर्टिस्ट, उन आर्टिस्टों का, हु आर लेटली टू परफॉर्म। लेटली का मतलब बाद में, देर से। तो कोई सेंस नहीं निकला, जो बाद में परफॉर्म करेंगे, देर से परफॉर्म करेंगे, क्यों भाई? कुछ देर का कोई कारण निकल के नहीं आ रहा। आंसर आ गया, आंसर नंबर 1, ठीक है। नंबर 17 पे आते हैं, ठीक, ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ क्योंकि आप रिवाइंड भी कर सकते हैं, इसको दोबारा देख सकते हैं। डैश टू अ साइंटिस्ट, डैश टू अ साइंटिस्ट, एक्सक्लूसिव टू अ साइंटिस्ट, विशेष रूप से, रिलेटिंग टू अ साइंटिस्ट, साइंटिस्ट से संबंधित, अकॉर्डिंग टू अ साइंटिस्ट के अनुसार, रिलाइंग टू अ साइंटिस्ट, रिलाइंग टू नहीं, रिलाइंग ऑन। रिलाय के साथ ऑन लगता है साथियों, कट गया। नंबर 4 कट गया, रिलाय के साथ में ऑन लगता है। पर्टेनिंग, 2 और 4 सिनोनिम्स हैं। रिलेटिंग और पर्टेनिंग का मतलब है से संबंधित, दोनों के साथ में टू भी लगता है। अच्छा, तो इसका मतलब अभी आंसर हमारा केवल 3 नंबर कटा ग्रामर पे, रिलाइंग ऑन। अब जरा देखते हैं क्या लिखा है। अच्छा, सब्जेक्ट अब आया, थाउजेंड्स ऑफ फॉसिल्स, जीवाश्म। फॉसिल का मतलब हिंदी में कहते हैं, और इंग्लिश में कहते हैं रिमेन, रिमेनिंग पार्ट्स, रिमेन्स, यानी रिमेनिंग स्केलेटन या पार्ट या स्ट्रक्चर, जो भी शरीर का ताना बाना या स्ट्रक्चर या कुछ भी रहता है उसको फॉसिल कहते हैं, ठीक। तो relating to a scientist, see, thousands of fossils are locally inside a cave at the World Heritage Site. जीवाश्म आर लोकली, जीवाश्म तो हजारों साल, लाखों साल पुराने हो गए। ये लोकल वर्ड कहाँ से बीच में आ गया? लोकल का मतलब ये हो गया, ठीक, कि आर लोकली इनसाइड अ केव, वो एक गुफा के अंदर है, लोकल, पता नहीं क्या मीनिंग निकल के आया, कट गया। अच्छा सॉरी, पहला तो उन्होंने लगाया नहीं, ये कहाँ पहुँच गए हम लोग?
सॉरी, दूसरे पे क्यों पहुंच गए, पहला फिट करते हैं। एक्सक्लूसिव टू अ साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट का विशेष रूप से थाउजेंड्स ऑफ फॉसिल्स आर अनक्लेम्ड इनसाइड अ क्लेव। अनक्लेम्ड का मतलब है जिसके ऊपर किसी ने दावा नहीं किया है। अरे मेरे भाई, जीवाश्म जो बचा हुआ है लाखों साल पुराना, हजारों साल पुराना, उसके ऊपर कौन दावा करेगा? वो तो किसी जानवर, कॉकरोच, मक्खी, मच्छर, जानवर, शेर, चीता, हाथी, भालू, डायनासोर, उसका एक शरीर का हिस्सा है, खून है, स्किन है, दांत है, उस पर कौन दावा करेगा? दावा तो उसी से किया जाता है जो आपकी होती है। ठीक, तो बड़ा क्लियर है साथियों, ठीक, कि कोई सेंस निकल के नहीं आया। आइए दूसरा देख, लोकली कट गया, मैंने पहले बता दिया। तीसरा कट चुका है। चौथा, पर्टेनिंग टू अ साइंटिस्ट, साइंटिस्ट के से संबंधित, पता नहीं वैसे कोई मतलब निकला, फिर भी थाउजेंड्स ऑफ फॉसिल्स आर बरीड इनसाइड अ केव, हजारों फॉसिल्स जो है एक गुफा के अंदर दफन है। भैया, गुफा के अंदर दफन का क्या मतलब हो गया? जमीन के अंदर दफन होते हैं, गुफा के अंदर तो वो रखे हैं या बंद है। ठीक, इनसाइड अ केव, एक गुफा के अंदर बंद है, क्लोज्ड इनसाइड अ केव, और बरी तो अंडर द क्या बोलते हैं, अंडरग्राउंड हो जाएगा, अंडर द ग्राउंड या बीनीथ द ग्राउंड या बिलो द ग्राउंड। ठीक, ठीक है, ग्राउंड के नीचे, मैदान के नीचे। तो बरीड इनसाइड अ केव नहीं होगा, इसको होना चाहिए था बरीड, ठीक, आपका अंडर अ केव या बीनीथ अ केव, गुफा के नीचे, जमीन खोद के उसके अंडर। ठीक, अंडरग्राउंड। इसलिए भैया चौथा भी कट गया। ये पांचवा देखते हैं फिट हो रहा है, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा हो तो दोबारा फिर देखना पड़ेगा। तो पांचवा कहता है, अकॉर्डिंग टू अ साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट के अनुसार, थाउजेंड्स ऑफ फॉसिल्स आर अनटच्ड इनसाइड अ केव। हजारों लाखों जीवाश्म जो है वो एक गुफा के अंदर अनटच्ड है, उसको किसी ने अभी तक छुआ भी नहीं है। ठीक, एट द वर्ल्ड हेरिटेज साइट, विश्व विरासत जो साइट है, जो स्थान है, वहाँ पर हजारों ऐसे जीवाश्म हैं जो अनटच्ड रखे हुए हैं गुफा के अंदर, जिसको किसी ने अभी तक छुआ नहीं है। तो भैया हमारा आंसर आ गया, आंसर नंबर 5। ऐसे निकालते देखिए, कभी ग्रामर कभी लॉजिक। देखते हैं 18 का क्या आ जाता है। 2 months, 2 महीने, आफ्टर ऑर्डरिंग, सब्जेक्ट नहीं आया देखिए, 2 month 2 महीने, आफ्टर प्रपोजिशन आ गया। अगर वो 2 months सब्जेक्ट होता तो उसके बाद में वर्ब आना चाहिए था, जो नहीं आया है। ठीक, 2 months आफ्टर प्रपोजिशन आ गया। ऑर्डरिंग द अथॉरिटीज टू प्लस V1 द स्कैम। अच्छा, ठीक है, मीनिंग क्लियर हो गया। 2 के बाद में हमको V1 चाहिए। देखिए, टू लुक द स्कैम, टू इन्वेस्टिगेट द स्कैम, टू सर्च द स्कैम, खोजना, टू प्रोब द स्कैम, और टू डेल्व। देखिए भाई साहब 3 कट गए, याद रखिएगा, लुक प्लस प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, ये रूल हो गया लुक का। फ्रेजल वर्ब लग जाते हैं बहुत सारे, और कोई प्रेपोजिशन भी आ सकता है, यानी लुक के बाद सीधे ऑब्जेक्ट नहीं आता है अगर हम कहीं देखने के सेंस में बात कर रहे हैं तो लुक एट मी, ठीक, लुक फ्रॉम हेयर, ठीक है, लुक टूवर्ड्स समवन, किसी की ओर देखना, यानी लुक के बाद में एक प्रेपोजिशन आएगा और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो यहां होना चाहिए था 2 months आफ्टर ऑर्डरिंग द अथॉरिटीज टू लुक इनटू, जांच पड़ताल करना, लेकिन इनटू नहीं आया है साथियों, तो पहला कट गया। दूसरा हो सकता है इन्वेस्टिगेट द स्कैम, इन्वेस्टिगेट के बाद में सीधे ऑब्जेक्ट आ जाता है, जिस चीज का हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। यू शुड इन्वेस्टिगेट दिस केस, तुम इस केस का इन्वेस्टिगेट, इस केस को इन्वेस्टिगेट करो, हो सकता है 2 नंबर। 3 नंबर, टू सर्च द स्कैम, स्कैम को खोजो, स्कैम को नहीं खोजा जा रहा है, ठीक, स्कैम की छानबीन की जाए। सर्च का मतलब तो है कोई चीज खो गई है जिसको ढूंढो, तो स्कैम खोया नहीं है, स्कैम हुआ है और उसका हमको जांच करनी है। तो इसलिए 3 नंबर भी कट गया साथियों, पहला कट गया, तीसरा कट गया। प्रोब और इन्वेस्टिगेट 2 और 4 के पहले वर्ड दोनों सिनोनिम्स होते हैं, इसलिए ये भी हमारे आंसर हो सकता है। और 5वां डेल्व, डेल्व का मतलब है खोजना, पता लगाना या डाइव लगाना, डेल्व इनटू, गोता लगाना,
डाइव का सेंस आया था डेल्व इनटू, यानी किसी चीज की विश्लेषण करना, खोज करना, पता लगाना। ठीक, कट गया क्योंकि वहां ऊपर स्कैम से पहले कोई प्रपोजिशन नहीं आया। आंसर बचता है सिर्फ 2 और 4। द कोर्ट फाइनली, देखिए सेकेंड पार्ट देख लेते हैं, कॉमा और दूसरे नंबर को फिट करते हैं। द कोर्ट फाइनली डिसाइडेड, कोर्ट ने निर्णय लिया टू टेक द फर्स्ट स्टेप, कोर्ट ने पहला कदम उठाने का निर्णय लिया टूवर्ड्स मॉनिटरिंग द इन्वेस्टिगेशन ऑन मंडे। ठीक, मंडे को केस की मॉनिटरिंग, देखभाल, जांच पड़ताल करने का कोर्ट ने निर्णय लिया था, हो सकता है। आइए चौथा फिट करते हैं। ओहो, सेकंड वर्ड देखो, द कोर्ट फाइनली अपीयर्ड, कोर्ट प्रतीत होता था कि वो पहला कदम उठाएगा। अम्मा भाई, कोर्ट तो यस और नो का काम करता है, कोर्ट में कुछ प्रतीत होना, लगना, समझ में आने का सेंस नहीं होता। कोर्ट तो डिसाइड करता है यस या नो, मैं कुछ करूंगा यस, मैं कुछ, मुझे कुछ नहीं करना है नो। तो बेस्ट आंसर आ गया हमारा आंसर नंबर 2। और डिसाइड के बाद में याद रखिएगा हमेशा इन्फिनेटिव आएगा। इन्फिनेटिव, ठीक है साथियों, ठीक है। तो ये आ जाता है डिसाइड प्लस 2 + V1। और देखिए यहाँ पे आ रहा है डिसाइडेड टू टेक, लेने का निर्णय लिया, द फर्स्ट है, पहला कदम लेने का निर्णय लिया। 19th पैसे में जा रहा भाई, हाँ या चलो पांचों प्रेपोजिशन है या एडवर्ब है। इट हैज बीन डैश 3 months, पहले सेंस पकड़ते हैं, 3 महीने हो चुके हैं, हैज बीन हो चुके हैं। इट हैज बीन 3 months दैट की, और दैट का मतलब जब भी की होता है तो उसके बाद नया सब्जेक्ट वर्ब आता है, यानी नया सेंटेंस आता है। देखिए ठीक, दैट के नीचे की लिख दो और अगले सब्जेक्ट वर्ब के नीचे सब्जेक्ट टू लिख दो। द स्टूडेंट्स, आगे देखिए, ऑफ द इंस्टीट्यूट बिगैन, सेंटेंस पास में चला गया, बिगैन देयर स्ट्राइक। अच्छा, छात्रों, किसी इंस्टीट्यूट के छात्रों ने भैया हड़ताल की है। डैश द अपॉइंटमेंट ऑफ द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल। अच्छा, काउंसिल का कोई चेयरमैन था, स्ट्राइक की है, तो मतलब वो चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहे हैं। चलिए देख लेते हैं, पहला फिट करते हैं। इट हैज़ बीन अबाउट 3 months, हो सकता है लगभग 3 महीने हो गए हैं। दैट की द स्टूडेंट्स ऑफ द इंस्टीट्यूट बिगेन देयर स्ट्राइक ऑफ द अपॉइंटमेंट। नियुक्ति की स्ट्राइक, भाई नियुक्ति के लिए स्ट्राइक कर सकते हैं और किसी की नियुक्ति के खिलाफ या विरुद्ध स्ट्राइक कर सकते हैं। हम स्ट्राइक कर सकते हैं कि इस व्यक्ति के लिए हम लड़ रहे हैं या इस व्यक्ति के विरुद्ध हम लड़ रहे हैं, 2 आंसर हो सकते हैं। ठीक, तो पहला तो कट गया साथियों। इट हैज बीन मोर 3 months, देन कहाँ गया, मोर देन 3 months, वहां पे देन लिख दो, ये कट गया। पहला गया, दूसरा गया, ओ मोर देन क्लोज टू, मैं बताता हूं आपको, मोर देन 3 months और क्लोज टू मीनिंग वही होता, क्लोज टू 3 months। मोर देन का मतलब है 3 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, और क्लोज टू का मतलब है लगभग 3 महीने हो गए, लेकिन 2 नहीं आया इसलिए ये भी कट गया। तो भैया मोर देन कट गया, क्लोज टू कट गया, आगे देखते हैं और क्या आ रहा है। ठीक, तीनों कट गया, पहले तीनों कट चुके हैं। इट हैज़ बीन ओवर 3 months, 3 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं। दैट द स्टूडेंट्स ऑफ द इंस्टीट्यूट बिगेन देयर स्ट्राइक अगेंस्ट, बहुत बढ़िया, उन्होंने 3 महीने से ऊपर हो चुका है जब उन्होंने हड़ताल की थी अगेंस्ट द अपॉइंटमेंट, इस नियुक्ति के खिलाफ। चौथा नंबर हो सकता है। और पांचवा, इट हैज़ बीन अराउंड, हो सकता है लगभग 3 महीने के चारों तरफ, आसपास। ओ हो, द स्टूडेंट्स ऑफ द इंस्टीट्यूट बिगेन देयर स्ट्राइक टू द अपॉइंटमेंट, 2 + V1 द अपॉइंटमेंट, टू रिजेक्ट द अपॉइंटमेंट। इसको होना चाहिए था टू प्रोटेस्ट, टू रिजेक्ट द अपॉइंटमेंट, या टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अपॉइंटमेंट। यानी 2 के बाद में हमको क्या चाहिए था, एक ये हमको एक V1 चल के हम उन दोनों को एक इन्फिनेटिव में चेंज कर देते हैं। नियुक्ति का विरोध करने या नियुक्ति को निरस्त करने की स्ट्राइक की है। ठीक है,
तो साथियों हमारा आंसर बचता है सिर्फ आंसर नंबर 4। ठीक, देखिए इसको मैं और स्लो भी बता सकता हूँ, लेकिन फिर वही बात है, फ़ायदा क्या हुआ उस सेशन का जो आपके पास में है और जिसको आप दोबारा फिर देख सकते हैं चीज़ों को समझने के लिए। एंगल वही लूँगा, ठीक, दोबारा बताना होगा तो एसटी चल रहा ना, मैं बेसिक से चीज़ें बताऊंगा तो इसमें कम से कम लग जाएगा एक क्वेश्चन में 15 से 20 मिनट, आधा घंटा लग जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि 30 क्वेश्चन है तो 30 × 30 ये 900 मिनट करीब चलेगा। तो कोई सेंस नहीं हुआ हमको ये 1-1.5 घंटे में वही चीज़ें बता देनी, क्योंकि टेस्ट है ये। ठीक है, टेस्ट का डिस्कशन है ये मानते हुए कि आपको चीज़ें आती हैं और अब आप अपने आप को टेस्ट कर रहे हैं और नई चीज़ें सीख रहे हैं। ठीक, तो साथियों नंबर 20 पे आ जाते हैं। डैश बीइंग अनवेल, कहीं कहीं सीधा रूल रुक जाता है। डैश बीइंग अनवेल, बीइंग का मतलब होना, अनवेल का मतलब है बीमार, बीमार होना, कॉमा द मिनिस्टर सब्जेक्ट, द मिनिस्टर सब्जेक्ट है हमारा, और मेरे ख्याल से वर्ब गायब है। देखिए यहाँ पाँचों, देखिए V5 चल रहे हैं नीचे, देखिए बल्कि 4 V5 है, 5वां तो पहले ही कट गया, क्योंकि द मिनिस्टर है ही, शी, इट और थर्ड पर्सन सिंगुलर। थर्ड पर्सन सिंगुलर के बाद में V1 नहीं बल्कि V5 आएगा, यानी वर्ब का S फॉर्म। जो पहले में है वॉन्ट्स, दूसरे में है इंटेंट्स, सेकेंड वाले ब्लैंक की बात कर रहे हैं, तीसरे वाले में सजेस्ट, चौथे वाले में है प्रोलॉन्ग्स और पांचवें वाले में है रिजॉल्व। एस लग के रिजॉल्व होना चाहिए था, जो नहीं हुआ है, तो यानी 5वां कट गया सेकेंड वाले की बेसिस पे। टू कंटिन्यू हिज प्रोटेस्ट, अच्छा, उधर लिखा है अनवेल, यानी अनवेल होने पर द मिनिस्टर डैश टू कंटिन्यू हिज प्रोटेस्ट। अच्छा, उसने अपनी प्रोटेस्ट को जारी रखा। तो भैया ये दोनों बातें तो रिवर्स हो गई, आप अनवेल के नीचे माइनस लगाइए। ठीक है साथियों, देखिए मैं लिख देता हूँ शॉर्ट में। डिस्पाइट बीइंग अनवेल, सॉरी डिस्पाइट नहीं, आंसर ही बता दिया। अनवेल का मतलब हो गया माइनस, और यहाँ लिखा था द मिनिस्टर टू कंटिन्यू। ठीक, टू कंटिन्यू, तो भैया जारी रखना तो पॉजिटिव हो गया, बीमार है और अपनी जो प्रोटेस्ट है वो उसको जारी रखे हुए, तो ये दोनों बातें तो एक दूसरे की रिवर्स हो गई भैया, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। तो हमको एक ऐसा कंजंक्शन चाहिए, और देखिए पहले वाले वर्ड में 5 कंजंक्शन हैं, कंजंक्शन या कनेक्टर हम कह सकते हैं। ऑल्दो, डिस्पाइट, दो, सिंस, आफ्टर। ऑल्दो प्लस माइनस को जोड़ता है, उसके नीचे प्लस माइनस लगा दो। डिस्पाइट प्लस माइनस को जोड़ता है, 2, 3 नंबर ऑल्दो का ही भाई होता है, प्लस माइनस को जोड़ता है, 4 और 5 कट गए। सिंस डबल प्लस या डबल माइनस को जोड़ता है, कट गया, हमारा एक स्टेटमेंट पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। और आफ्टर बीइंग अनवेल, आफ्टर भी डबल प्लस या डबल माइनस को ही जोड़ेगा, क्योंकि कह रहा है बीमार होने के बाद वो क्या करेंगे, वो स्ट्राइक नहीं करेंगे। ठीक, स्वस्थ होने के बाद वो काम करेंगे। ठीक, तो आफ्टर भी डबल प्लस डबल माइनस को जोड़ता है। तो भाई साहब चौथा और 5वां कट गया, बचा 1, 2, 3। ठीक, अब ये तीनों ऑल्दो, दो और पहली बात तो ऑल्दो और दो सिनोनिम्स हैं। ठीक, और तीसरा वर्ड आ रहा है डिस्पाइट। ठीक है, अब याद रखिएगा वहां पे केवल बीइंग एक जीरण हम कह सकते हैं, या आप चाहे तो उसको पार्टिसिपल बोल रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, वो आईएनजी है, नॉन एनी में कन्वर्ट हो गया, बीइंग अनवेल, अनवेल होने। ठीक, तो याद रखिएगा साथियों, दो ऑल्दो के बाद में जनरली सब्जेक्ट प्लस वर्ब आता है, और डिस्पाइट के बाद में अक्सर, ठीक, सब्जेक्ट या वर्ब आता है, और अक्सर जो है इसके बाद में VING आ जाता है। मोटा रूल याद रखिएगा साथियों, दो ऑल्दो डबल सब्जेक्ट डबल वर्ब को जोड़ता है, यानी 2 सेंटेंस जोड़ता है, तो जो दो ऑल्दो वाला सेंटेंस है उसमें भी सब्जेक्ट वर्ब है और दूसरे में भी सब्जेक्ट वर्ब होता है। और डिस्पाइट इंस्पाइट वाली कंडीशन में कभी सब्जेक्ट प्लस वर्ब ना होकर के सब्जेक्ट या वर्ब होता है। अब जब उसका वर्ब ही नहीं तो उसको सब्जेक्ट ना बोला जाए, कायदे में तो उसको बोलना चाहिए नाउन या वर्ब होता है। ठीक, लेकिन दोनों एक साथ नहीं होंगे भैया, ये रूल्स किताबों में नहीं मिलेंगे, याद रखिएगा। ठीक है, जिनको हम पढ़ा चुके हैं वो तो जानते हैं ऑफलाइन वाले, लेकिन कई ऑनलाइन वाले नए छात्र हैं और कई बहुत सारे लोग हैं जो नए जुड़ रहे हैं, तो वो याद रखिएगा भैया।
ठीक, डिस्पाइट कभी भी, डिस्पाइट वाली कंडीशन में कभी भी सब्जेक्ट एंड वर्ब यानी एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं आएगा। या तो नाउन आएगा तो वर्ब गायब हो जाएगा, वर्ब आएगा तो नाउन गायब हो जाएगा, जैसे यहाँ पे हो रहा देखिए। डिस्पाइट के बाद में बीइंग आ गया वर्ब, आप उसको वर्ब लिख सकते हैं, आईएनजी आ रहा है उसमें, और अनवेल हो गया एडजेक्टिव। ठीक, ही इज अनवेल यानी बीमार। ठीक है, और उसको आप चाहो तो एडवर्ब मान लो, डिपेंड करता है सेंटेंस के ऊपर कैसे यूज हो रहा है। ठीक, लेकिन एडवर्ब और एडजेक्टिव, अगर नाउन को रिलेट करेगा तो एडजेक्टिव हो जाएगा, अगर वर्ब के हिसाब से देखोगे तो एडवर्ब हो जाएगा। वो पूरा पढ़ने पे टाइम वेस्ट करने से फायदा नहीं है। तो अनवेल होने के बावजूद, मीनिंग क्या हो गया, के बावजूद। अब देखिए सेंस दे रहा है, अनवेल होने के बावजूद द मिनिस्टर इंटेंड्स, वो इरादा रखता है, टू कॉन्टिन्यू हिज प्रोटेस्ट, अपने प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाने का इरादा रखता है, टिल द प्रॉब्लम इज रिजॉल्व, रिजॉल्व का मतलब सॉल्व, जब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती तब तक वो इरादा रखता है अपनी प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाने का। ठीक है साथियों, अब हम लोग आ जाते हैं क्लोज टेस्ट पे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 26 से 30। तो साथियों 26 से 30 क्लोज टेस्ट देखते हैं। क्लोज टेस्ट कैसे करते करते आपको समझ में आ जाएगा कैसे करना है, क्या करना है ना। लॉजिकली भी समझते हैं उसको, ग्रामेटिकली भी समझते हैं, कहाँ पे एडजेक्टिव आएगा, वर्ब आएगा, नाउन, वो भी समझ में आएगा, कहाँ प्रपोजिशन लगेगा, कहाँ पे कौन दोनों ऑप्शंस बच रहे हैं। देखते आते हैं, करते आते हैं आप समझ जाएंगे। इंडियाज़ प्राइवेट स्कूल्ड इंग्लिश स्पीकिंग अर्बन एलीट, एलीट का मतलब है संभ्रांत वर्ग यानी रिच एंड पावरफुल। एलीट का मतलब हो गया कुलीन। कुलीन वर्ग यानी बहुत ही रिच, हाई क्लास, है ना, उच्च वर्गीय लोग जो होते हैं। एलीट, ई प्लस लाइट, लाइट, लाइट का मतलब प्रकाश, ई का मतलब है जिनका प्रकाश चारों ओर फैला हुआ, मशहूर व्यक्ति, फेमस व्यक्ति जिसको सब जानते हैं। तो कह रहा है इंडियाज प्राइवेट स्कूल्ड यानी भारत के प्राइवेट स्कूल वाले, इंग्लिश स्पीकिंग अंग्रेजी बोलने वाले, अर्बन एलीट शहरी कुलीन वर्ग, हाई क्लास जो वर्ग है, में अट्रैक्ट ग्लोबल अटेंशन। जाहिर सी बात है भाई, इंग्लिश बोल रहे हैं, अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, हाई क्लास है, रिच एंड पावरफुल है, पैसा है, सब कुछ है। ठीक, में अट्रैक्ट, तो भाई उनमें जो अच्छी मेहनत करने वाले होते हैं, ऐसा नहीं है, बुराई नहीं कर रहा है उसकी, वो कह रहा है कि उनमें जो मेहनत करने वाले होते हैं में अट्रैक्ट, आकर्षित कर सकते हैं, में लगा हुआ है हमेशा नहीं, आकर्षित कर सकते हैं ग्लोबल अटेंशन, वो वैश्विक अटेंशन अपनी ओर खींच सकते हैं। बट पहला पार्ट अटेंशन के नीचे प्लस लग जाएगा, अट्रैक्ट अटेंशन के नीचे प्लस लग जाएगा भैया, आकर्षण खींच रहे हैं, पॉजिटिव है, बट लग गया यानी सेकंड सेंटेंस नेगेटिव हो गया। बट दे आर वे, यही अर्बन वाले जो है, बट दे आर इन द माइनस। 26 नंबर पे एक नेगेटिव वर्ड चाहिए हमको, क्योंकि बट लगाने के बाद में हमको नेगेटिव वर्ड चाहिए था। बट दे आर इन द लीस्ट, लेकिन वह न्यूनतम में है। पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आया, मतलब इन द लीस्ट का मतलब है न्यूनतम में। अभी तो आप कह रहे थे वो उच्च वर्गीय, आप कह रहे हो न्यूनतम। ठीक, पहला कट गया। इन द लर्ज का मतलब है मझधार। ठीक, लर्ज का मतलब है लेकिन वो मझधार में है, हो सकता है अगर कुछ सेंस निकला तो। इन द माइनॉरिटी यानी इनकी संख्या बहुत कम है, हो सकता है। बट दे आर इन द फ्यूचर, वे हैं भविष्य में। अरे यार, दे आर का मतलब है सिंपल प्रेजेंट और फिर कह रहे हो फ्यूचर, यानी प्रेजेंट भी लगा रहे हो और फ्यूचर भी लगा रहे हो। चौथा कट गया और पांचवा भी कट गया, क्योंकि सेंटेंस प्रेजेंट में चल रहा है। वो कह रहा है वे हैं पास्ट में, वे हैं अतीत में, और ये आप कह दो वर्तमान में। चौथा गया, पांचवा गया, पहला गया। चलिए, दोनों में से कोई एक हो सकता है, लेकिन फुल स्टॉप का अगला ही वर्ड देखिए क्या लिखा हुआ है। द वास्ट मेजोरिटी ऑफ इंडियन चिल्ड्रन अटेंड गवर्नमेंट रन प्राइवेट स्कूल्स इन रूरल एरियाज, यानी क्लियर है, रूरल वाले मेजोरिटी में हैं तो ये अर्बन वाले माइनॉरिटी में है। तो कई बार आंसर कैसे निकलता है, अगली लाइन से निकल आता है। ठीक, तो हमारा आंसर आ गया साथियों, बट दे आर इन द माइनॉरिटी, लेकिन इन शहरी वालों की, अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या बहुत सीमित है, माइनॉरिटी में है ये। ठीक, और फिर उसने उसी बात को आगे बढ़ाया। ठीक, द मेजॉरिटी, देखिए पिछली बात याद रखनी बहुत ज़रूरी है। क्लोज टेस्ट में
टॉपिक से मत भटको चौहान, याद रखना, ठीक। टॉपिक क्या है? शहरी, अभी तक जो चल रहा था, शहरी, अमीर, पैसे वाले, अंग्रेजी बोलने वाले जो हैं वो ग्लोबल अट्रैक्शन अपनी ओर आकर्षित, ग्लोबल अटेंशन अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। और फिर ये कह रहा द वास्ट मेजॉरिटी, वास्ट मेजॉरिटी, बहुत बड़ी जो मेजॉरिटी है, ठीक, ऑफ इंडियन चिल्ड्रन अटेंड गवर्नमेंट रन प्राइमरी स्कूल्स इन रूरल एरियाज। क्लियर हो गया? लेकिन कह रहा है जो वास्ट मेजॉरिटी है यानी 80%, 90% जो है वो तो गांव में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले हैं, और ये प्राइवेट वाले हैं जिनकी बात हम कर रहे थे, ठीक। फिर ये आगे कह रहा है इन 2008-9, तब का सर्वे होगा कोई पुराना, तो कह रहा है इन 2008-9 में रूरल इंडिया, सब्जेक्ट ये आया, इन प्रपोजिशन है, 2008-9 ऑब्जेक्ट है, 2008-9 में कॉमा रूरल इंडिया सब्जेक्ट आया, ग्रामीण भारत, वर्ब गायब कर दिया गया, पास्ट में है, 8-9 की बात हो रही है, तो क्लियर है V2 लगेगा। देखते वो देखिए 5 V2 चल रहे हैं, ईडी 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 ईडी, आहा, फॉर आ गया दादा, फॉर को अंडरलाइन कर दो, ठीक। अब देखते हैं कौन सा ऐसा है, अमाउंटेड टू, टोटलाइज्ड के बाद में कोई प्रपोजिशन नहीं आता है, मैं लिख देता हूं, सीखते जाओ सीखते जाओ। अमाउंटेड टू, अमाउंटेड टू 100 जैसे सपोज, ठीक। टोटलाइज्ड 100, टोटलाइज के बाद में कोई प्रपोजिशन आएगा ही नहीं, ठीक। वहाँ आ रहा है प्रपोजिशन फॉर, ठीक है। एक्यूमुलेटेड, कलेक्ट करना, एक्यूमुलेटेड का मतलब जमा करना, सीधे प्रपोजिशन आ गया, कलेक्टेड 100, ठीक, सीधे ऑब्जेक्ट आ गया 100। फिर एडिड, फिर वही बात, एडेड फॉर का कोई मतलब नहीं हुआ, एडेड भी यहाँ आना चाहिए था, एडेड 100, हम लोग बोलते हैं एड 100 टू इट, 100 नंबर और जोड़ो, ठीक। तो यानी यहाँ पे भैया अमाउंटेड के बाद में 2 प्लस ऑब्जेक्ट आता है, ये ऑब्जेक्ट है सपोज, ठीक, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक। टोटलाइज के बाद में सीधे ऑब्जेक्ट आ जाता है, कोई प्रपोजिशन नहीं आएगा, एक्यूमुलेटेड के बाद में सीधे ऑब्जेक्ट आ गया है, एडेड के बाद में भी सीधे ऑब्जेक्ट आ गया है, ठीक है। तो बड़ा क्लियर है मेरे लाल, क्या क्लियर है, ठीक, कि बड़ा क्लियर है मेरे लाल कि यहाँ पे आंसर बचा सिर्फ आंसर नंबर 5। क्यों? क्योंकि क्योंकि अकाउंटेड के बाद में फॉर प्लस ऑब्जेक्ट आता है, अकाउंटेड फॉर यानी काउंटिंग, इनकी इतनी गिनती थी। अकाउंट फॉर के कई मतलब जाते हैं, यहाँ पे जिस सेंस में आ रहा है वो है अकाउंटेड फॉर मोर देन 88%, यानी इनकी जो काउंटिंग थी, जो गिनती थी, वो मोर देन 88% प्लस थी ऑफ इंडियाज़ प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट्स, यानी जो मेजॉरिटी थी वो 88% थी, और वो जो शहरी वाले प्राइवेट वाले थे वो मात्र 12% थे, ठीक। प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट्स ऑफ होम, जिनका, ऑफ का मतलब है का, के की, और होम का मतलब है जिन, जिनका, जिनको, हाँ, जिनका ओवर 87%, और इनमें से 87% वर डैश, ठीक। आगे पढ़ो, तब तक मैं देखता हूं क्या गड़बड़ हुआ भाई। अच्छा, ठीक है। तो 87% ऑफ होम, जिनमें से 87% वर डैश इन गवर्नमेंट रन स्कूल्स, 28 क्या आ जाएगा, वर बॉर्डर्ड, पता नहीं क्या हो, वर एग्जिस्टेड, अस्तित्व में थे, ठीक। वर एनरोल्ड, वो एनरोल का मतलब है रोल नंबर, ठीक। रजिस्टर्ड, इनका रोल नंबर लिखाया गया था, मतलब इनकी एडमिट किया, एडमिटेड, ठीक हो सकता है। हेट्रेड का मतलब हो गया घृणा करना, प्रोपोज का मतलब है प्रस्ताव देना, कोई सेंस नहीं हुआ। एकमात्र आंसर आता है किसी स्कूल में हम लोग एडमिट या एनरोल होते हैं, वर एनरोल्ड इन गवर्नमेंट रन स्कूल्स। और इनमें से जो गांव वाले 88% थे, इनमें से भी लगभग 87% यानी 90% के आसपास सिर्फ
गवर्नमेंट के स्कूल्स में ही एडमिट थे, में ही जो है पढ़ रहे थे। दिस को इसको अंडरलाइन करो, ये है। हर क्लोज टेस्ट में हर लाइन पिछली लाइन से लिंक होती है। शहरी वाले, अमीर वाले, प्राइवेट स्कूल वाले मात्र 12% हैं, 12%, 5 और 2, ठीक। और गांव वाले 88% है कह रहा है, जिनमें से 90% के आसपास यानी 87 के आसपास सिर्फ गांव के गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ते हैं। दिस इज वेयर वी सी सम ऑफ द नेशंस टफेस्ट चैलेंजेस। और कह रहा है यही है, ये जगह है जहां पे सबसे गंभीर चुनौती हमारे देश को मिली है। आप समझ गए होंगे कैसे मिली है, क्योंकि उनको किस प्रकार की शिक्षा मिल रही है, उनको किस प्रकार का माहौल मिल रहा है, ठीक। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कंप्लीटिंग देयर प्राइमरी एजुकेशन, ठीक, प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट करने वाले छात्रों की संख्या विद डैश न्यूमरेसी एंड लिटरेसी स्किल्स इज स्टार्टलिंग। चौंकाने, स्टार्टल का मतलब चौंकाना। न्यूमरेसी यानी गणित, अंकों के साथ में अंकों वाली अवस्था, एंड लिटरेसी स्किल्स और शिक्षा की जो उनकी कौशल है, ठीक, इस स्टार्टलिंग वो चकित कर देने वाला है। देखते हैं भाई 28-9 पे क्या आ सकता है। एस्ट्यूट यानी बहुत ही चतुर चालाक, इसका तो कोई सेंस नहीं निकला। इनएडिक्वेट हो सकता है, यानी इनके पास जो न्यूमरेसी, जो इनके अंकों की जो अवस्था है, इनके नंबर्स की, और इनकी जो लिटरेसी स्किल्स हैं वो इनएडिक्वेट है, वो पर्याप्त नहीं है। ये तो हमको दिख ही रहा ऊपर से पढ़ के, ठीक। हो सकता है। सर्टेन का मतलब है निश्चित। परयूज्ड का मतलब हो गया अवलोकन, यानी किसी को ध्यान देना, ठीक, टू पे अटेंशन। और टुगेदर का मतलब है एक साथ। कोई मतलब नहीं निकलना किसी का, 2 नंबर के अलावा कोई मतलब निकलना, लेकिन चलो पूरा पढ़ लेते हैं, अभी कुछ भी हो सकता है। अगली लाइन पढ़ते हैं। टू सी दिस मैनिफेस्ट इन एन इकोनॉमिक सेंस, कह रहा है टू सी, देखना, दिस, इसको देखना। देखिए फिर दिस को अंडरलाइन करेंगे, यानी इसको देखना, जो अभी अभी हमने पढ़ा, इसको देखना। दिस मैनिफेस्ट, मैनिफेस्ट का मतलब है एक्सप्रेस, व्यक्त, इसको देखना व्यक्त होते हुए इन एन इकोनॉमिक सेंस। और हम लोग ग्रामर पे नहीं आ रहे हैं, यानी ये कह रहा है कि आर्थिक समझ के हिसाब से इस चीज को देखना, आर्थिक समझ के हिसाब से। वन में एट्रीब्यूट, श्रेय देना, वन में एट्रीब्यूट इंडियाज स्लो, ओहो, स्लो प्रोडक्टिविटी, ग्रोथ, टैगिंग नहीं, लैगिंग बिहाइंड होना चाहिए, इसको सही कर दो, प्रिंटिंग मिस्टेक है, वेरी सॉरी। ग्रोथ लैगिंग बिहाइंड दैट ऑफ ईस्ट एशियन इकोनॉमीज, यानी हमारी जो ग्रोथ है वो स्लो हो गई है और वो लैगिंग बिहाइंड, और वो ईस्ट एशिया के जो देश हैं उनसे भी लैग बिहाइंड, उनसे भी पीछे रह गए हैं। इसको देखते हुए, इसका मतलब वहाँ पे जो वर्ड आएगा वो पॉजिटिव नहीं हो सकता। अगर हम धीमे हो गए हैं और पीछे छूट गए हैं तो वो जो लिटरेसी स्किल्स हैं वो अच्छी नहीं होंगी, बल्कि हम चौंक गए हैं कि इनके पास तो लिटरेसी स्किल्स हैं ही नहीं। तो जो वर्ड 2 था वो सही फिट हो गया, उसके अलावा वहाँ कोई नेगेटिव वर्ड है ही नहीं। देखो एस्ट्यूट पॉजिटिव वर्ड होता है, चतुर, चालाक, बहुत शार्प। सर्टेन का मतलब हो गया निश्चित, 100%, ये भी पॉजिटिव वर्ड होता है। परयूज का मतलब है अवलोकन करना, देखना, भालना, पॉजिटिव वर्ड है। टुगेदर का मतलब हो गया एक साथ, एक साथ अगर आएंगे तो अच्छा कार्य करेंगे। तो एकमात्र नेगेटिव वर्ड है इनएडिक्वेट। आइए अब उसको फिट करके दोनों लाइन को पढ़ के आगे बढ़ते हैं। फिर से पढ़ते हैं एक बार। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कंप्लीटिंग देयर प्राइमरी एजुकेशन, वो छात्र जो अपनी प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट करते हैं विद इनएडिक्वेट न्यूमरेसी एंड लिटरेसी स्किल्स, अपनी लिटरेसी की जो कला है उसको वो उसमें इनएडिक्वेट है, ठीक। इज स्टार्टलिंग, ये चौंका देते हैं, ये आंकड़े हमको चौंका रहे हैं। कैसे चौंका रहे हैं वो आगे लिखा है। टू सी दिस, ये इनएडिक्वेसी, ये अपर्याप्तता, मैनिफेस्ट इन एन इकोनॉमिक सेंस, अगर इसको इकोनॉमिक सेंस में देखा जाए, वन में एट्रीब्यूट इंडिया स्लो प्रोडक्टिविटी, तो जो इसका श्रेय हम दे सकते हैं हम अपनी स्लो ग्रोथ का श्रेय इस बात को दे सकते हैं कि भाई उनकी लिटरेसी स्किल्स कुछ हैं ही नहीं। जब उनके पास लिटरेसी स्किल्स नहीं हैं तो ग्रोथ स्लो होगी ही होगी देश की, ठीक। लैगिंग बिहाइंड, और हम पीछे छूट गए हैं, दैट ऑफ ईस्ट एशियन इकोनॉमीज, टू अ लैक ऑफ, ठीक। अब जो भी सेंस निकल रहा है पूरा पढ़ेंगे लंबा हो जाए। टू अ लैक ऑफ डैश
इन द फंडामेंटल एलिमेंट्स। देखिए ये क्लियर है, लैक ऑफ के बाद में एक ऑफ प्रेपोजिशन है, उसके बाद में हमको एक नाउन चाहिए। डैश की कमी, इसका श्रेय हम दे सकते हैं, वो कह रहा है टू अ लैक ऑफ डैश इन द फाउंडेशनल एलिमेंट्स ऑफ कंट्री वाइड हाई क्वालिटी लैगिंग एजुकेशन। अच्छा, कह रहा है इसका श्रेय दिया जा सकता है, इस स्लो ग्रोथ का श्रेय हम किसको दे सकते हैं भैया? लैक ऑफ की कमी है, किसकी कमी है? इन द फाउंडेशनल एलिमेंट्स, यानी जो बेसिक एलिमेंट्स तत्व हैं उनमें ही कुछ डैश की कमी रह गई है ऑफ कंट्री वाइड, पूरे विश्व देशव्यापी हाई क्वालिटी लैगिंग एजुकेशन। हाई क्वालिटी की लैग करने वाली, में पीछे रह जाने वाली एजुकेशन को हम इसका श्रेय दे सकते हैं। देखते हैं क्या वर्ड आएगा, बहुत लंबा हो जाएगा ऐसे पढ़ने लगेंगे हम तो। टू अ लैक, आप समझ ही रहे होंगे, टू अ लैक ऑफ प्रोग्रेस हो सकता है। हाई क्वालिटी एजुकेशन में प्रगति की कमी को इसका श्रेय दिया जा सकता है। टू अ लैक ऑफ कंट्रीब्यूशन इन, कंट्रीब्यूशन इन होता तो है लेकिन कंट्रीब्यूशन के साथ में नहीं, ठीक है, कंट्रीब्यूट के साथ में टू लगता है जनरली, कंट्रीब्यूशन के साथ में इन भी आ सकता है। ठीक, लैक ऑफ कंट्रीब्यूशन यानी योगदान की कमी है। योगदान की कमी तो नहीं जमा साहब। पर्टिकुलर्स, पता नहीं क्या मतलब निकल के आया, पर्टिकुलर का मतलब खास, विशेष। बाउंड्रीज का मतलब है सीमाओं की कमी है। और पांचवा स्कूलों की कमी है, स्कूलों की कमी, और आगे लिखा है फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ कंट्री वाइड एजुकेशन। तो एजुकेशन है लेकिन उस एजुकेशन में तब एक ही आंसर बचता है, प्रोग्रेस की कमी है, लैक ऑफ प्रोग्रेस। ठीक, लैक ऑफ प्रोग्रेस इन द फाउंडेशनल एलिमेंट्स ऑफ कंट्री वाइड हाई क्वालिटी लैगिंग एजुकेशन। पूरे आखिरी लाइन को मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल था, मैं मानता हूँ। टू सी दिस यानी इस कमी को देखना, मैनिफेस्ट एक्सप्रेस करते हुए, व्यक्त करते हुए इन इकोनॉमिक सेंस, अगर आर्थिक रूप से हम इस चीज़ को व्यक्त करें, कॉमा वन में एट्रीब्यूट, तो हम एट्रीब्यूट, हम श्रेय दे सकते हैं। एट्रीब्यूट का मतलब होगा किसी को श्रेय देना। एट्रीब्यूट इंडियाज स्लो प्रोडक्टिविटी, भारत की जो धीमी उत्पादकता है, ग्रोथ लैगिंग बिहाइंड दैट ऑफ ईस्ट एशियन इकोनॉमीज, और जो हमारी ग्रोथ पीछे छूट गई है, इसका श्रेय हम दे सकते हैं। अब देखो टू, एट्रीब्यूट के साथ में टू लगता, उस एट्रीब्यूट को रिलेट करो, भारत की धीमी प्रगति का श्रेय दे सकते हैं टू को, किसको? टू अ लैक ऑफ प्रोग्रेस, प्रगति की कमी को इसका श्रेय दिया जा सकता है। वहां से चल रहा है वो, एट्रीब्यूट के बाद में टू, बीच में सब कुछ एडेड है। वन में एट्रीब्यूट टू अ लैक ऑफ प्रोग्रेस, इसका इस धीमेपन का श्रेय हम दे सकते हैं प्रगति की कमी को। और कहां प्रगति की कमी, वो उसने आगे दिया हुआ, इन द फाउंडेशनल एलिमेंट्स, बेसिक शुरुआती तौर पर जो एजुकेशन की कमी हो जाती, जो प्रोग्रेस की कमी हो जाती है, ऑफ कंट्री वाइड हाई क्वालिटी लैगिंग एजुकेशन। और पूरी देश में जो हाई क्वालिटी जो कमी आ रही है, उसमें हम ग्रोथ की कमी होती चली आ रही है, मतलब उसमें हम उतनी ग्रोथ नहीं दे पा रहे हैं, हम क्वालिटी को बढ़ा ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है साथियों, तुरंत आ जाते हैं, जल्दी से हम लोग आ जाते हैं। देखिए ये ऑर्डरिंग ऑफ द सेंटेंस में, देखिए ऑर्डरिंग ऑफ द सेंटेंस में मैं 6 लगा तो दूंगा लेकिन ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मेरा पूरा कोशिश रहेगी कि जितने 1 2 3 4 जहाँ तक आसानी से लग सकते हैं, और आपको भी वही कोशिश करनी है। पहला, बीनीथ इट्स को अंडरलाइन किया जाए, ये पहला नहीं हो सकता है। बीनीथ इट्स वॉल्टिंग ग्लास डोमेस, जो भी लिखा हुआ, मॉक रेनेसां म्यूरल्स आ रहा है, हेलो किट्टी कैफे, मैं डिटेल में नहीं आ रहा हूँ। म्यूरल का मतलब हो गया वॉल पेंटिंग वगैरह, म्यूरल वॉल पेंटिंग, ठीक, म्यूरल वॉल हैंगिंग, वॉल पेंटिंग है, वॉल डेकोरेशन, दीवार को जो हमने क्या किया है, सजाया है। ठीक, इसमें वॉल हैंगिंग, वॉल पेंटिंग कुछ भी हो सकता है। ठीक है साथियों, तो बीनीथ इट्स वॉल्टिंग ग्लास डोम्स एंड मॉक रेनेसा, रेनेसा का मतलब पुनरुत्थान, रेनेसा का मतलब है पुनर्जागरण, रेनेसा पुनर्जागरण हिंदी में कहते हैं। ठीक, इंग्लिश में मैं अभी नहीं बताऊंगा आपको, री राइजिंग या कुछ भी कह सकते हैं, बाद में पढ़ेंगे। आर अ हेलो किटी कैफे, अ हाफ डजन नूडल रेस्टोरेंट्स, 6 नूडल के रेस्टोरेंट्स हैं, ज्वेलरी शॉप्स, ठीक, गहने की दुकानें हैं, ड्रिपिंग विद गोल्ड, ड्रिप का मतलब है जिसमें डूबी हुई हैं गोल्ड में, एंड द थिएटर यूज्ड फॉर कैरियोके
कंटेस्ट। कैरियो का मतलब हो गया कि खाली आप मुंह चलाते हैं और गाना वहाँ से चल रहा होता है, ठीक। तो ये सब चलता रहता है, वहाँ छोटे मोटे शोज़ वगैरह चलते रहते हैं। लेकिन ये पहला नहीं हो सकता क्योंकि इट्स लगा है। बी, अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश। ओविंग टू मैंने अभी आपको लिखवाया था, ठीक, कहा गया पिछले वाले में। ओविंग टू के कारण, ओविंग टू द डिमांडिंग इकोनॉमी के कारण प्रोस्पेक्ट्स फॉर दिस मॉल को भी अंडरलाइन करेंगे। इस मॉल की जो संभावनाएं, प्रोस्पेक्ट का मतलब संभावनाएं हैं, आर नॉट गुड। ओहो, नेगेटिव हो गया। दुर्भाग्यवश डिमांडिंग इकोनॉमी के कारण इस मॉल की जो संभावनाएं हैं वो अच्छी नहीं है। कौन सी मॉल? जिसकी बात हम पहले कर चुके हैं। सी, द ग्लोबल हार्बर मॉल इन चाइना वंस रैंक्ड अमंग द वर्ल्ड्स बिगेस्ट शॉपिंग मॉल्स विद इट्स फ्लोर स्पेस इक्विवेलेंट टू नियरली 70 फुटबॉल फील्ड्स। ये हमारा पहला हो सकता है क्योंकि इसमें नाम भी आ रहा है। डी, विद अ मिक्स ऑफ दीज यूटिलिटीज। बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको अंडरलाइन करो मेरे लाल। दीज यूटिलिटीज, यह सुविधाएं, इसके पहले कुछ सुविधाएं आ चुकी हैं। फॉर कंज्यूमर्स, उपभोक्ताओं के लिए इन सुविधाओं के साथ ही इट ब्लेंड्स, यह जोड़ता है। इरसेड्स, पता नहीं क्या हुआ, यूरोपियन आर्किटेक्चर, यूरोप का आर्किटेक्चर, ठीक, विद अ डिस्टिंक्टली एशियन इलेक्शन ऑफ स्टोर्स। यानी सजावट जो है वो यूरोप की है, डिज़ाइन यूरोप का है और दुकानें एशिया की हैं। इसको ये मिक्स कर रहा है, दोनों चीज़ों को क्या कर रहा है? मिक्स कर रहा है, ठीक। तो भैया इसमें दीज यूटिलिटीज़, इसके पहले कुछ सुविधाएं आई होंगी, यूटिलिटीज़ को क्या है वो जरा देखेंगे। डी हो गया। ई, एज अ रिजल्ट को अंडरलाइन किया जाए। एज अ रिजल्ट का मतलब है एट द एंड, अंत में, परिणाम स्वरूप, ठीक। और परिणाम किसी का बिल्कुल लास्ट में ही निकलता है। एज अ रिजल्ट ब्रिंगिंग इट बैक टू इट्स ओल्ड पोजिशन, इसको वापस इसकी पोजीशन पे लाना, हैज़ बिकम मोर अर्जेंट देन एवर, यानी ये और ज़्यादा अर्जेंट हो गया है, इसकी और ज़्यादा तुरंत आवश्यकता है, त्वरित ज़रूरत है। तो भाई एज अ रिजल्ट को आपने अंडरलाइन कर दिया होगा। ये हमारा आखिरी या सेकंड लास्ट होना चाहिए, देखते हैं। इट इज़ ओनली अ स्लाइड एग्जैजरेशन। एग्जैजरेट का मतलब बढ़ा चढ़ा के बोलना। ठीक है, इंग्लिश में नहीं लिखा रहा हूँ। ग्रैंडिलोक्वेंट, मैग्निलोक्वेंट, बहुत सारे, बोस्टफुलनेस, बहुत सारे वर्ड हैं। तो एग्जैजरेट का मतलब है बढ़ा चढ़ा कर बोलना। तो कह रहा है इट इज़ ओनली अ स्लाइट एग्जैजरेशन, थोड़ा बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहा जा सकता है। टू से दैट चाइनाज इकोनॉमिक होप्स रेस्ट ऑन द 4 कॉरिंथियन कॉलम्स ऑफ दिस मॉल। फ्रांस मतलब जो मोटा मोटा मीनिंग है वो ये है कि भाई चाइना की जो उम्मीदें हैं, इकोनॉमिक होप्स, आर्थिक उम्मीदें हैं, वो इस मॉल के कॉलम्स, यानी इस मॉल के जो खंबे, कॉलम खंभों को ही बोलते हैं, खंभों के ऊपर टिकी हुई है। रेस्ट ऑन का मतलब है डिपेंड ऑन, पर निर्भर है। ये कहाँ पे आएगा? ये तो बाद ही में आएगा भैया। खैर, अब ज़रा देखते हैं कौन कौन। साथियों, अगर मैं आपको प्लस माइनस के हिसाब से भी बताऊँ, देखो ए जो है वो पॉजिटिव है, क्योंकि लिखा है ना कि भाई बीनीथ इट्स वॉल्टिंग, ऊंचे ऊंचे ग्लास के डोम हैं, गुंबद बने हुए हैं, और जो है और वॉल हैंगिंग्स हैं बड़ी बड़ी बनी हुई, और नूडल रेस्टोरेंट्स हैं, ज्वेलरी शॉप हैं, और एक थिएटर भी है। ये सब चीज़ें इसमें हैं, ठीक। तो ये पॉजिटिव ही हुआ, ये सब चीज़ें इसमें हैं। बी नेगेटिव हो गया, उस पर माइनस लगा दो, क्योंकि कह रहा है दुर्भाग्यवश डिमांडिंग इकोनॉमी के कारण इस मॉल की संभावनाएं अब अच्छी नहीं रह गई हैं, ठीक। ये नेगेटिव हो गया, माइनस लगा दो। सी हमारा पहला निकल चुका है। डी कहता है विद अ मिक्स ऑफ दीज यूटिलिटीज़। अब यूटिलिटीज़ तो दादा एक ही में आई, सुविधाएं तो सिर्फ एक में आई, बाकी सब तो नेगेटिव हैं, ठीक। अगर आप ध्यान से देखिए तो ई और एफ दोनों नेगेटिव हैं। ई कह रहा है एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप इसको वापस इसकी पोजीशन में लाना बहुत अर्जेंट हो गया है, और एफ कह रहा है कि उम्मीदें जो है वो इस पर ही, चाइना की उम्मीदें टिकी हैं। तो जो डी में लिखा है विद अ मिक्स ऑफ दीज यूटिलिटीज़ फॉर कंज्यूमर्स,
उपभोक्ताओं के लिए क्या चीज़ें हैं, कैरियोके, नूडल स्टेशन, ये सब चीज़ें। यानी क्लियर है ए और डी का एक पेयर बन रहा है। ठीक, ए डी का एक पेयर बन रहा है, डी भी पॉजिटिव है, डी के आगे भी प्लस लगा दिया जाए। ठीक, और ई और एफ के आगे, दोनों के आगे माइनस लग जाएगा। ठीक, अब हम लोग साहब, अब पहले तीन प्लस है, सी हमारा पहला हो गया, ए डी का एक पेयर बन रहा है, सी ए डी 1 2 3 हो गए। ठीक, फिर जाहिर सी बात है चौथे नंबर पे डी आ जाएगा, क्योंकि वो अनफॉर्चुनेटली लगाकर नेगेटिव में चला गया। दुर्भाग्यवश अब इस मॉल के प्रोस्पेक्ट्स अच्छे नहीं रह गए हैं, यानी ये चौथे नंबर पे आ गया, सी ए डी बी। और जाहिर सी बात है एज अ रिजल्ट लास्ट है, तो एफ हमारा सेकंड लास्ट होगा, यानी सी ए डी बी एफ ई। एक प्रिंटिंग मिस्टेक होगी जिसकी वजह से आंसर चेंज हो जाएंगे। ठीक, जैसे 11 का आंसर 5वां हो जाएगा हमारा, एफ ई लगा रखा ना, 5वां हो जाएगा हमारा, चौथा, सारे आंसर चेंज हो गए भैया। 11 का आंसर 4 लगा दीजिए। 12 कह रहा है सेकंड कौन सा होगा, तो सेकंड तो क्लियर है कि पहला ही होगा, सी ए। कह रहा फोर्थ कौन सा होगा, तो फोर्थ भी क्लियर है, फोर्थ बी है, फोर्थ का आंसर दूसरा हो जाएगा। ठीक, 13 का आंसर जो है दूसरा हो जाएगा। 14 कह रहा है फर्स्ट कौन सा होगा, तो आंसर सही है, 2 ही रहेगा। और 15 में जो 6th पूछ रहा है, तो वो हमारा भैया 5वें में जो एफ लिखा है वो एक्चुअली ई होना चाहिए, तब वो फिट होगा। वेरी सॉरी, तो आंसर चेंज होके हो जाएंगे, 11 से लेकर 15 तक के आंसर हो जाएंगे 4 1 2 2 5। अगर हम चेंज कर देंगे 4 1 2 2, दो आंसर चेंज होंगे, 4 1 2 2 5, दो आंसर चेंज होंगे, दो आंसर चेंज होंगे। ठीक, और यही एक बात, यही बेस्ट हमारा ऑर्डरिंग ऑफ द सेंटेंस बनेगी साथियों। और जल्दी से, मैंने आपको बार बार बताया है कि हमारे पास में 10 क्वेश्चन थे पैसेज के, 10 में से आपको कोशिश करनी है, आपको 5 से लेकर 6 मैं गारंटी देता हूँ, कोई भी पैसेज ले आओ, 5 से लेकर 6 वन लाइनर मिलेंगे ही मिलेंगे, आपको उस पर कॉन्सेंट्रेट करना। ये देखते हैं कैसे, हर एक में मिलेंगे। आप कोई भी पैसेज ले आना, मैं 60% वन लाइनर निकाल दूंगा। पहला करेंगे, चूज द वर्ड विच इज़ मोस्ट नियरली द सेम इन मीनिंग टू द वर्ड। तो आइए साथियों, फिर दोबारा से एक बार करते हैं, ये लोग 1 to 10 लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक, जल्दी से, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए। जैसे पहला क्वेश्चन हो गया, चूज द वर्ड विच इज़ नियरली द सेम। पहले सिनोनिम एंटोनिम सारे कर लेते हैं। ठीक, क्योंकि वो सबसे पहले कर लेंगे तो थोड़ा प्रेशर कम हो जाता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, डोल। अब डोल यहाँ पे आ रहा है, डोल्स आउट लिखा देखिए, हु डोल्स आउट बैंकिंग, एक्चुअली ये सर्विसेज होना चाहिए था, इन द पार्ट ऑफ द बैंक ऑफ इंग्लैंड, जो बैंक ऑफ इंग्लैंड में बैंकिंग सर्विसेज प्रदान करता है, गिव्स। ठीक, तो गिव्स का सेंस आ रहा है। बेनिफिट का मतलब है लाभ, चैरिटी, सोरोज, हैंडआउट्स, इश्यूज, जारी करता है, बैंकिंग सेवाएं जारी करता है। हमारा आंसर आ जाएगा आंसर नंबर 5। सेकंड वाला कहता है अपीयर्ड का सिनोनिम बताओ भैया क्या होता है। अपीयर्ड का मतलब लिखा है, देखिए, न्यू ब्रिटिश बैंक्स हैव अपीयर्ड, यानी नए ब्रिटिश बैंक सामने आए हैं। ठीक, अपीयर्ड। तो देखते हैं इसका क्या आंसर आना चाहिए। परफॉर्म्ड, परफॉर्म किया है, शोन। ठीक, शोन का मतलब है दिखे हैं, हो सकता है। सर्वाइव का मतलब बचे हैं, लिव्ड का मतलब रहे हैं, और इमर्ज्ड, ठीक, उभर कर सामने आए हैं। ठीक, तो हमारा आंसर आ गया, आप समझ गए होंगे, आंसर नंबर 5 हो गया। ठीक है, 2 हम लोगों ने कर दिए। और फिर हम लोग जाते हैं नंबर 7 पे, क्लासिक। क्लासिक एंटरप्रेन्योर्स। देखिए, क्लासिक का मतलब आता है, हम लोग क्लासिक सॉन्ग सुनते हैं, ये क्लासिक है फिल्म एक, यानी कालजयी है, बहुत पुरानी फिल्म है लेकिन चली आ रही है, यानी ओल्ड। और क्लासिकल का मतलब शास्त्रीय, ट्रेडिशनल। ठीक, तो देखते हैं यहाँ पे ट्रेडिशनल का, अब इसको एंटोनिम चाहिए। रिमार्केबल यानी महत्वपूर्ण, ठीक, उल्लेखनीय। ठीक है, रिमार्केबल का मतलब होता है उल्लेखनीय, महत्वपूर्ण। स्टाइलिश का मतलब है बहुत स्टाइल वाला। तीसरा कहता है एटिपिकल, टिपिकल का मतलब हो गया अपने ही टाइप का, और एटिपिकल का मतलब हो गया जो उस टाइप का ना हो, जो कुछ डिफरेंट हो जाए, कुछ नए किस्म का, ये हमारा एंटोनिम हो सकता है। इनएक्सपेंसिव का मतलब हो गया सस्ता, एक्सपेंसिव महंगा, इनएक्सपेंसिव सस्ता। और यूजुअल का मतलब सामान्य। आंसर आ गया आंसर नंबर 3। समझ रहे होंगे आप, ज़्यादा टाइम मैं वेस्ट नहीं कर रहा हूँ इसीलिए। और लास्ट तक बहुत कम ही लोग पहुँच भी पाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, साफ बात।
क्वेश्चन नंबर 10th 4 हम लोगों को देखिए सिनोनिम एंटोनिम मिल गया, प्रेशर कम हो जाता है, मैंने कहा था ना। 10th का हमारा आंसर रेस्ट्रिक्ट, सीमित करना। इसका एंटोनिम, इसको चाहिए ऑपोजिट। ओह, सीमित करने का मतलब ये आएगा किसी चीज़ को बढ़ावा देना, आगे बढ़ने देना। यहाँ भी देखते हैं रेस्ट्रिक्ट किस सेंस में आया था, लिखा है देखिए रेस्ट्रिक्ट और डिस्टॉर्ट कंपटीशन, यानी कंपटीशन को सीमित कर देते हैं, रेस्ट्रिक्ट करते हैं, कैद कर देते हैं, बांध देते हैं। तो इसका उल्टा हो जाएगा, कंपटीशन को बांधते नहीं बल्कि कंपटीशन को और बढ़ावा देते हैं, बढ़ा देते हैं। एग्जिबिट, प्रदर्शन करते हैं। एनकरेज, बढ़ावा देते हैं। तीसरा चौक, चोक होना चाहिए था, CHOKE, चोक का मतलब किसी का गला दबा देना, ठीक है, ठीक है, गला दबाना, तो कोई मतलब नहीं बा। एक्सप्लॉयट का मतलब है शोषण करना, और कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये हो गया सिकोड़ना, कॉन्ट्रैक्ट, सिकोड़ दिया। तो बढ़ाने वाला यहाँ आंसर सिर्फ आंसर नंबर 2 आ रहा है। तो 4 तो देखिए ये कर सकते हैं हम लोग, मैंने कहा था ना 10 में से 6, 4 मिल गए हमको। कितने मिल गए? 1 2 3 4। अब हमको 2 ही क्वेश्चन और करने अगर देखा जाए तो प्रेशर कम हो जाता है जब हम पहले सिनोनिम एंटोनिम्स कर लेते हैं। भले ही वो गलत हो जाए कोई बात नहीं, गलत हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन हमने अटेम्प्ट तो कर लिया। अब हमको जितने मिलेंगे वो सब बोनस है। जैसे नंबर 3 तो भाई ट्रू फॉल्स है, ये तो नहीं करेंगे, इसका आंसर वैसे चौथा है, आप देख लीजिएगा। नंबर 4 कहता है व्हाट इज द ऑथर्स व्यू रिगार्डिंग द स्टार्टअप इनोवेशंस इन बैंकिंग। स्टार्टअप की जो इनोवेशंस हैं, जो नया, इनोवेशन का मतलब नयापन, तो स्टार्टअप जो नयापन लेकर के आ रहे हैं बैंकिंग में, वो क्या हैं? तो जरा देखते हैं स्टार्टअप कहाँ आया। सेकेंड लाइन में आया, पहली बात तो ठीक, अच्छा ठीक। ही रेकन्स दैट ही कैन डू इनोवेशन, वो क्या करें, एंड इज पुटिंग प्लेंटी ऑफ हिज ओन मनी। अच्छा देखते हैं भाई स्टार्टअप के बारे में क्या लिखा है। ओ, सेकेंड पैसेज की सेकेंड लाइन में हमको स्टार्टअप मिल गया। द कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर द स्टार्टअप्स आर लोअर देन दे यूज्ड टू बी एंड मेनी ऑफ द न्यू एंट्रेंट्स आर एक्टिंग लाइक क्लासिक एंटरप्रेन्योर्स। दे वर्क आउट हाउ द एग्जिस्टिंग बैंक्स आर फेलिंग कस्टमर्स, देन लुक फॉर निशेस। निशेस का मतलब हो गया कुछ यूनिक, कुछ अलग है, ठीक। whether in products, customers or technology, all are encouraged by the growing willingness of consumers to switch from one bank to another, ठीक है, स्टिमुलेटेड इन पार्ट बाय रेगुलेटर। यही सेकंड पैसेज में आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ढूंढ लीजिएगा। बहरहाल मैं जल्दी से बता रहा हूँ कि चौथे का आंसर आ जाएगा आंसर नंबर 3। दीज आर प्रोवाइडिंग एन ऑल्टरनेटिव टू ट्रेडिशनल बैंक्स, ठीक, एंड मे ट्रांसफॉर्म द बैंकिंग इंडस्ट्री। आप पढ़ लीजिएगा, ठीक। नंबर 5 सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल आइडिया करने का कोई मतलब नहीं हुआ, आंसर बहरहाल 1 है, ठीक। नंबर 6 देखिए ये हो सकता था। व्हाट डज द एग्जाम्पल, मैंने कहा ना 6 मिलेंगे क्वेश्चन। देखिए व्हाट डज द एग्जाम्पल ऑफ लिंटल। अब लिंटल के एग्जाम्पल से क्या साबित कर रहा है, देखिए पहली सेकेंड लाइन में हमको मिल गया, ठीक। दिस यंग एंटरप्रेन्योर इज सबमिटिंग प्लान्स टू द रेगुलेटर्स टू स्टार्ट अ न्यू बैंक कॉल्ड लिंटल। द 2-minute pledge is one of his selling points. He reckons that he can do better than the existing banks and is putting plenty of his own money where his mouth is. As part of the 5 million startup cost, he hopes to start doing business early next year. ठीक, सिंस, ठीक है। तो ये लिंटल के बारे में क्या कहना चाह रहा है? न्यू जनरेशन बैंक्स हैव ग्रोन बिगर, नहीं बड़े तो नहीं हुए, अभी शुरू हुए। दूसरा आपका ब्रिटेन सेंट्रल बैंक इज अलाउइंग बैंक्स टू बी सेटअप इनडिस्क्रिमिनेटली, यानी बगैर सोचे समझे। इनडिस्क्रिमिनेटली का मतलब हो गया बगैर सोचे समझे, तो ये तो गलत हो गया। तीसरा कहता है क्वाइट अ फ्यू न्यू बैंक्स आर बीइंग सेटअप इन ब्रिटेन टारगेटिंग सर्टेन कस्टमर नीड्स, हो सकता है। बाय पासिंग टाइम कंज्यूमिंग बट नेसेसरी रेगुलेशंस पुट बैंक एट रिस्क द सेंट्रल बैंक। तीसरा आंसर आ जाएगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 7वां हम लोग कर चुके हैं। 8वां वैसे तो नहीं करना चाहिए क्योंकि ABC वाला आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हैव इम्पैक्टेड बैंक स्टार्टअप। स्टार्टअप ने किस चीज़ पर अपना प्रभाव डाला है, ठीक। स्टार्टअप पर किस चीज़ ने प्रभाव डाला है, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। 5वां निकल जाए, आप देख लीजिएगा। 9th किया जा सकता है साथियों, 6 कर दिया हमने। 7वां विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द कॉम्पिटिशन एंड मार्केट अथॉरिटी को अंडरलाइन कर देंगे। ओपिनियन ऑफ द ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम। ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम के बारे में इन्होंने क्या कहा है, तो मार्केटिंग एंड, ये देखिए आखिरी पैसेज की 3rd लाइन में लिखा हुआ। और ट्रेडिशनल बैंकिंग के बारे में ये देखिए आगे लिखा है, अथॉरिटीज क्रिटिसिज्म, निंदा की है, दैट सम फीचर्स ऑफ द ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम प्रिवेंट, रेस्ट्रिक्ट और डिस्टॉर्ट कॉम्पिटिशन इन रिलेशन टू बोथ पर्सनल कस्टमर्स एंड स्मॉल बिजनेसेस। दे अटैक व्हाट दे कॉल द ओपन
द ओपेक प्राइसिंग ऑफ मैनी करेंट अकाउंट्स एंड व्यू टू ड्राइव चेंज। द एंटरप्रेन्योर्स ऑल्सो क्लेम दैट देयर इनोवेटिव न्यू, अच्छा है तो नए की बात होगी। तो इन्होंने इसकी बुराई की है और कहा है वुड एग्री विद द अथॉरिटीज क्रिटिसिज्म दैट सम फीचर्स ऑफ द ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम प्रिवेंट, रेस्ट्रिक्ट और डिस्टॉर्ट कॉम्पिटिशन। तो वो ये कहता है कि ये कॉम्पिटिशन को तोड़ने का, रोकने का और बर्बाद करने का काम करते हैं। कौन? ट्रेडिशनल बैंक्स नए बैंकों को तोड़ने, रोकने और बर्बाद करने का काम करते हैं। तो ये आंसर हमको मिल जाएगा, आप पढ़िएगा तो आंसर नंबर 2 आ जाएगा और सब कट जाएंगे। इट लैक्स ट्रांसपेरेंसी इन इट्स प्रोसेसेस एंड इट्स प्रैक्टिसेस एंड नॉट ऑलवेज फेयर। और इनकी जो प्रथाएं हैं आर होना चाहिए, आर नॉट ऑलवेज फेयर, ये हमेशा सही पॉलिसीज़ को फॉलो नहीं करते हैं, बाकी फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है साथियों, तो टोटल मिला के हम लोगों ने 7 कर लिए। ठीक, जल्दी जल्दी किया मैंने क्योंकि मैं टाइम वेस्ट नहीं कराना चाहता हूँ। जितना मैं बता सकता हूँ कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करने, आपको 6 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलना है। ठीक, तो ये हम लोगों का डिस्कशन रहा साथियों। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा और क्या बोलते हैं, बस आगे भी इसी तरह से एसटीज आपका लाता रहूँगा इस होप के साथ कि आप अपनी तैयारी अच्छी तरह से कर रहे होंगे और सेट लगा रहे होंगे और हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।